दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 246। क्या आप पशु प्रशिक्षक परीक्षा दे रहे हैं? स्वर्गपथ का पुस्तकालय। उसे खूब पीटा। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। हॉलमास्टर फैंग के होंठ फड़फड़ाए और वे लगभग बेहोश हो गए। यह एक प्राचीन जीव है और पूरे शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला में शायद दूसरा ऐसा जीव न हो। इसके महत्व को देखते हुए हर कोई इसे प्यार से संजोना चाहेगा, लेकिन इसे पीटना। इसके अलावा किसी जानवर को वश में करने के लिए उसे वश में करने वाले को उसके साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने पड़ते हैं। उसे पीटने से शायद वह अनिच्छा से ही सही समर्पण कर दे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ कई तरह की समस्याएं सामने आने लगेंगी। लेकिन अगर झांग जुवान ने वाकई प्राचीन बिजली बादल जानवर को युनताओ के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे कठोर तरीके अपनाए थे, तो युनताओ के प्रति उसकी वफादारी का स्तर 40 क्यों होगा? कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जंगली जानवरों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन जो लोग अपने पालतू जानवर के साथ अनुबंध स्थापित करने में कामयाब रहे, वे भी अधिकतम 31 के आसपास वफादारी स्तर ही प्राप्त कर सके। 40 से अधिक का वफादारी स्तर यह दर्शाता है कि एक पालतू जानवर बिना किसी संदेह के अपने मालिक का अनुसरण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन जानवरों को इस तरह से वश में करना पड़े? हॉलमास्टर फैंग, बीस्ट टैमल्लू और बीस्ट टैमावान गहरी सोच में डूबे एक दूसरे को निहार रहे थे। इस पशुशाला में किसी प्राचीन जानवर को वश में करने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं था, और इसलिए किसी को भी यह नहीं पता था कि प्राचीन जानवर को कैसे वश में किया जाता है। इसलिए सभी का मानना था कि प्राचीन जानवर को वश में करने के लिए वही तरीका अपनाना होगा जो अन्य जंगली जानवरों के साथ किया जाता है। उसे वश में करने से पहले उसके साथ स्नेह और चिंता से पेश आना होगा और उसे दोस्ती करनी होगी। क्या उन्हें वश में करने की कुंजी सचमुच साधारण हिंसा है? यह आप जिस एल्डर झांग जुबान की बात कर रहे हैं, वह कहाँ है? क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? काफी सोच विचार करने के बाद भी हॉलमास्टर फैंग को कोई हल नहीं सूझा। इसलिए उन्होंने युनताओ से झांग जुबान के बारे में पूछा। उनकी कल्पना के अनुसार युनताओ द्वारा वर्णित ये बुजुर्ग व्यक्ति संभवतः एक सम्मानित पशु प्रशिक्षक था जिसे प्राचीन पशुओं के बारे में गहन ज्ञान था। उनसे मिलने जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एल्डर झांग जुबान यही है। हॉलमास्टर फैंग की बातें सुनकर युनताओ स्तब्ध रह गया। फिर होश में आकर उसने झांग जुबान की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। क्या वह एल्डर झांग जुबान है? हॉलमास्टर फैंग चकित रह गए। उन्हें लगा जैसे उनकी दृष्टि धुंधली हो रही है। चाहे कुछ भी हो, युनताओ 27 वर्ष का था और इतना ही नहीं, वह हानवू साम्राज्य का राजकुमार था। चूंकि उसने दूसरे व्यक्ति को बड़े के रूप में संबोधित किया था, इसलिए दूसरा व्यक्ति कम से कम 50-60 वर्ष का होना चाहिए था। फिर भी जिस व्यक्ति ने अभी अभी प्राचीन बिजली बादल गौरैया को पहचाना था, वह एक नौजवान था जिसकी उम्र 20 वर्ष भी नहीं हुई थी। बिल्कुल सही, एल्डर भले ही युवा हो, लेकिन जानवरों को वश में करने की उसकी क्षमता अद्भुत है। क्या तुम उसके बगल में उस स्वर्ण मिश्रित पैंथर को देख रहे हो? यह एक खूंखार जानवर है जिसे उसने अभी अभी वश में किया है, और उसे देखने के 10 मिनट से भी कम समय में ही वह वश में हो गया। इस डर से कि हॉलमास्टर फैंग झांग हुआन की उपेक्षा करेंगे, युनताओ ने जल्दबाजी में झांग हुआन की प्रशंसा में कुछ शब्द जोड़ दिए। सोने की मिश्र धातु से बने पैंथर को 10 मिनट से भी कम समय में वश में करना। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? भले ही तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारी भी एक सीमा होनी चाहिए। सबसे बुनियादी इंसेप्टिव टैमिंग में भी कम से कम 3 से 5 दिन लगते हैं। फिर भी तुमने कहा कि उसने इसे 10 मिनट के भीतर वश में कर लिया। मुझे तो ये बहुत बड़ा मजाक क्यों लग रहा है? ... युनताओ ने अपनी आवाज़ धीमी करने की जरा भी कोशिश नहीं की। इसी वजह से कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसकी आवाज़ साफ साफ सुनी। वे एक दूसरे को खाली निगाहों से देखते रहे। मोयू, जो जुबान और अन्य लोगों को छोड़ दे, तो यहाँ तक कि उनके वे रक्षक भी, जिन्हें पशुओं को वश में करने का अनुभव था, जानते थे कि एक जंगली जानवर को वश में करना कितना मुश्किल होता है। दूसरे पक्ष की स्थिति, आदतें, साथ ही पसंद नापसंद को समझना आवश्यक था। इन सभी जानकारियों से परिचित होने के बाद ही कोई उस क्रूर जानवर को वश में करने की योजना बना सकता है। इसके अलावा उन्हें यह काम सावधानी से करना होगा ताकि क्रूर जानवर नाराज न हो जाए। कुल मिलाकर यदि पहले से की जाने वाली तैयारियों को भी शामिल कर लिया जाए, तो उस क्रूर जानवर को वश में करने में कम से कम कई महीने लग जाएंगे। 10 मिनट? आप किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? पिक्स्यू क्षेत्र के किसी खूंखार जानवर का जिक्र न करते हुए क्या कोई छोटा पिल्ला सिर्फ 10 मिनट बाद आपके घर तक आपका पीछा करेगा? मोयू शियाओजी ने अविश्वास से उस युवक को घूर कर देखा जिसने अभी अभी उसे अस्वीकार कर दिया था। 10 मिनट में एक खूंखार जानवर को वश में करना, अगर यह सच था तो उसके लिए उसे पशु वश में करने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देना आत्मघाती कदम था। इस हरे रंग के बाज को वश में करने के लिए उसने बहुत समय व्यतीत किया था और 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उसने इतने कम समय में सोने की मिश्र धातु से बने पैंथर को कैसे वश में कर लिया? उसने किस विधि का प्रयोग किया? क्या उसने उसे आकर्षित करने के लिए किसी मादा साथी का सहारा लिया, या शायद उसने उसके लालच को काबू में किया, सत्ता का आकर्षण, या उसने किसी अन्य अनूठे तरीके का सहारा लिया? पशु प्रशिक्षक लू ने पूछे बिना नहीं रह सका। उसने तुरंत पशुओं को वश में करने के 10 से अधिक अलग अलग तरीके बताए।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये बुनियादी तरीके हैं और ये तरीके धीमे हैं। मुझे लगता है कि उसने शायद एक साथ कई तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। उसने पहले कम से कम समय में दूसरे पक्ष का ध्यान अपनी ओर खींचा, फिर धीरे धीरे उस क्रूर जानवर के पहरे को हटाते हुए दोनों के बीच घनिष्ठता को तेजी से बढ़ाया। हॉलमास्टर फैंग ने कहा, हालांकि उसके लिए सिर्फ 10 मिनट में इतनी सारी अलग अलग विधियों का प्रयोग करना असंभव है। मेरा अनुमान है कि यह एक ही शक्तिशाली विधि होनी चाहिए। बीस्ट टैमलू ने अपना सिर हिलाया। उन दोनों ने अपना पूरा जीवन पशुपालन की कला को समर्पित कर दिया था और पशुपालन का ज्ञान उनकी आत्मा में समाया हुआ था। जब उन्हें पता चला कि किसी ने बेहद कम समय में एक खूंखार जानवर को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है, तो उनका पहला सवाल यही था कि दूसरे पक्ष ने यह उपलब्धि किस विधि से हासिल की। खांसी हॉलमास्टर फैंग पशु प्रशिक्षक लू एल्डर झांग जुवान ने इनमें से किसी भी विधि का उपयोग नहीं किया। जैसे जैसे उनकी चर्चा और अधिक जटिल होती जा रही थी और वे अपने दावों का समर्थन करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों को सामने रख रहे थे, युनताओ ने उन्हें रोकने का फैसला किया। क्या उसने इनमें से किसी भी विधि का इस्तेमाल नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानवरों को वश में करने की कोई नई विधि अपनाई हो? दोनों की आंखें चमक उठीं। पशुओं को वश में करने की एक नई विधि औषधि बनाने की एक नई तकनीक के उद्भव के समान थी। इससे भारी हलचल मचेगी और इसके आविष्कारक का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अगर वाकई में पिक्स्यू क्षेत्र के किसी खूंखार जानवर को 10 मिनट से भी कम समय में वश में करने का कोई तरीका होता, तो पशुपालन की कला में क्रांति आ जाती। यह कोई नया पशु वशीकरण तरीका नहीं है, लेकिन युनताओ ने अपना सिर खुजाया, मानो उसे पहले देखी गई लड़ाई भी अविश्वसनीय लग रही हो। एल्डर झांग जुबान ने इस स्वर्ण मिश्रित पैंथर को बुरी तरह पीटा, फिर इसने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या इसे बुरी तरह पीटा? हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग अचंभित रह गए। झांग जुबान द्वारा प्राचीन जानवर को पीट कर वश में करने की कोशिश प्रजाति के अंतर के कारण हो सकती थी, इसलिए शायद उसका हिंसक तरीका कारगर साबित हुआ हो। हालांकि उससे पहले भी कई लोगों ने स्वर्ण मिश्र धातु वाले पैंथर को वश में किया था और यह सर्वविदित तथ्य था कि इन पैंथरों का स्वभाव अहंकारी होता है। वे दूसरों से बहुत कम मेलजोल रखते हैं और इसे वश में करने का सबसे अच्छा तरीका था किसी मादा साथी का उपयोग करके इसे आकर्षित करना। फिर भी पिटाई खाने के तुरंत बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही। दरअसल मैं परीक्षा के लिए इस स्वर्ण मिश्रित पैंथर को वश में करना चाहता था, लेकिन मैंने इसकी ताकत को कम आंका और बाल बाल बचा। तभी एल्डर झांग जुबान ने आकर हमें बचाया। एल्डर द्वारा उस पैंथर को बुरी तरह पीटने के बाद पैंथर ने पूरी तरह से उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी इच्छा से एक अनुबंध शुरू कर दिया। सच तो यह है कि एल्डर इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अगर मैंने उन्हें समझाया न होता तो शायद वे इसे ठुकरा देते। युनताओ ने यह बात बताई। जमकर मार खाने के तुरंत बाद आत्मसमर्पण करना। इतना ही नहीं, ये पूर्ण आत्मसमर्पण है और इसने अपनी मर्जी से एक अनुबंध की शुरुआत की। सोने से बना पैंथर उसका पालतू जानवर बनने की पेशकश करता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अन्य लोगों को अपनी सारी दौलत लुटानी पड़ी और एक क्रूर जानवर की राजा की तरह सेवा करनी पड़ी ताकि उसे वश में किया जा सके, लेकिन उसे तो बस उसे पीटना ही काफी है। ... ये शब्द सुनकर सब लोग लड़खड़ा गए और लगभग मुंह से खून निकल आया। विशेषकर जो जुबान और जू जिनहुआन के लिए। उनका शरीर कांप उठा और वे आश्चर्य से लगभग बेहोश हो गए। अपने आसपास के खूंखार जानवरों को वश में करने के लिए उनके पीछे के राज्यों ने भारी जनशक्ति और अपार धन खर्च किया था। फिर भी वे केवल प्रारंभिक स्तर तक ही उन्हें वश में कर पाए थे और खूंखार जानवर किसी भी क्षण उन्हें छोड़कर भाग सकता था। दूसरी ओर इस व्यक्ति ने उस खूंखार जानवर को पीट कर तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। पशुओं को वश में करना इतना आसान कब से हो गया? केवल पीट कर एक खूंखार जानवर को वश में कर लेना, साथ ही एक प्राचीन जानवर को पहचान लेना। निस्संदेह वह एक प्रतिभाशाली जानवर वश में करने वाला है। सदमे से उबरते हुए बीस्ट टैमलू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ठीक है, क्या वह एक पशु प्रशिक्षक है? अचानक कुछ याद आने पर बीस्ट टैमवांग ने पूछा। चूंकि दूसरा पक्ष जंगली जानवरों को इतनी आसानी से वश में कर सकता था, इसलिए उसे जानवर प्रशिक्षक होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो बीस्ट हॉल में उसके बारे में कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं था? वह तो ऐसा नहीं है, उसने अभी तक परीक्षा नहीं दी है। वह तो बस एक शौकिया है जिसने अपने खाली समय में थोड़ा बहुत पशुपालन सीखा है, युनताओ ने कहा। यहाँ आने की अपनी यात्रा के दौरान युनताओ ने पहले ही यह पता लगा लिया था कि क्या एल्डर झांग जुबान ने किसी पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देने का प्रयास किया था। दुनिया में प्रतिभाशाली लोगों का एक बड़ा समूह था जिन्होंने परीक्षाएं नहीं दी, लेकिन उनमें असाधारण प्रतिभाएं थीं। उसने परीक्षा नहीं दी। बहुत बढ़िया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उससे पूछने में कि क्या वह पशु प्रशिक्षक बनने को तैयार है? अगर वह तैयार है तो मैं उसके लिए एक व्यक्तिगत परीक्षा आयोजित करूंगा, पशु प्रशिक्षक फैंग ने जल्दी से कहा। पशुओं को वश में करने की अपनी अद्भुत क्षमता और कुशलता के बल पर आधिकारिक पशु प्रशिक्षक बनने पर वह निश्चित रूप से खूब नाम कमाएगा। शायद उसके प्रभाव से बीस्ट हॉल की यह शाखा प्रसिद्ध हो जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह सचमुच किसी खूंखार जानवर को केवल पीट कर वश में करने की क्षमता रखता है, तो यदि वह उस प्रतियोगिता में भाग ले तो वह निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा। बेशक इसकी पुष्टि करने के लिए हॉलमास्टर फैंग स्वयं परीक्षा आयोजित करेंगे। क्या तुम पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देना चाहते हो? मैं उससे पूछने में तुम्हारी मदद करूंगा। युनताओ ने सिर हिलाया। वह झांग जुबान के पास गया और पूछा, बड़े, हॉलमास्टर फैंग ने कहा है कि यदि आप पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देने के इच्छुक हैं तो वह आपके लिए एक व्यक्तिगत परीक्षा आयोजित करेंगे। रहने भी दो। कुछ देर हिचकिचाने के बाद झांग जुबान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। झांग जुबान जानवरों को वश में करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसके पास स्वरपथ का पुस्तकालय था। यदि वह परीक्षा देता तो उसकी अज्ञानता तुरंत उजागर हो जाती। हालांकि झांग जुबान को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं थी। ज्ञान की कमी को वह बीस्ट हॉल में मौजूद किताबों को पढ़कर आसानी से दूर कर सकता था। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि बीस्ट टैमा परीक्षा का दूसरा चरण ही आधा महीना ले लेगा और उससे पहले उसे कई तरह की परीक्षाएं भी देनी होंगी। फिलहाल उसके शरीर के भीतर मौजूद विष की आभा को नियंत्रित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वह यहाँ जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
यह एक अच्छा अवसर है, हॉलमास्टर फैंग स्वयं परीक्षा आयोजित करेंगे। युनताओ को उम्मीद नहीं थी कि झांग जुवान तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। ये सोचकर कि यह एक बहुत अच्छा अवसर है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, युनताओ ने उसे मनाने की कोशिश की। जब तक वह हॉलमास्टर फैंग को प्रभावित कर सकता था, बीस्ट हॉल उसे प्रशिक्षित करने के लिए हर तरह के संसाधन लगाने को तैयार था। यह अनगिनत पशु प्रशिक्षकों का सपना था। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। चूंकि तुम पहले ही पशु प्रशिक्षक बन चुके हो, तो कृपया मुझे एक अच्छा हवाई जंगली जानवर चुनने में मदद करो। मुझे परीक्षा देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, झांग जुवान ने कहा। ये पुष्टि करते हुए कि दूसरा पक्ष पशु प्रशिक्षक परीक्षा देने के लिए इच्छुक नहीं था, युनताओ ने निराशा में सिर हिलाया। दरअसल पशु प्रशिक्षक परीक्षा के लिए आपको बस एक उपयुक्त जंगली जानवर ढूंढना होता है जिसे आप वश में कर सकें। इसे पूरा करने में आधा महीना लगना जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक आधिकारिक पशु प्रशिक्षक के रूप में आपको न केवल हवाई जंगली जानवरों में से स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार मिलता है, बल्कि इसके लिए आपको कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। वास्तव में आपको किसी भी पशुशाला में स्वतंत्र रूप से सवारी बदलने की अनुमति होती है। कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। युनताओ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही कुछ क्षण पहले शांत दिख रही झांग जुवान अब चमकती आंखों के साथ उसके सामने खड़ी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। आधिकारिक पशु प्रशिक्षकों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। एक स्टार पशु प्रशिक्षकों को जोंगशी स्तर से नीचे के स्तर पर माउंट उधार लेने के शुल्क से छूट मिलती है, जबकि 2 स्टार पशु प्रशिक्षकों को जोंगशी स्तर पर माउंट उधार लेने के शुल्क से छूट मिलती है, और इसी तरह आगे भी। पशु प्रशिक्षक के रूप में आपका रैंक जितना ऊंचा होगा, आपको उतने ही अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, युनताओ ने समझाया। हालांकि बीच में ही एल्डर झांग जुवान ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, शुल्क में छूट या जो भी हो, वह तो बस एक छोटी सी बात है, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पशु प्रशिक्षक की परीक्षा कैसे होती है? क्यों न मैं ही इसे करने की कोशिश करूं। अध्याय 247, आत्मा की गहराई 10 से ऊपर, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। ओह, युनताओ अपने सामने हुए अचानक परिवर्तन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। क्या उसने अभी कुछ देर पहले ही दृढ़ता से यह घोषणा नहीं की थी कि वह परीक्षा नहीं देगा? उसने इतनी जल्दी अपना मन क्यों बदल लिया? जैसे ही उसने हवाई जंगली जानवरों की सवारी करने के लिए शुल्क में छूट का जिक्र किया, झांग जुवान का रवैया तुरंत बदल गया। अत्यधिक तनाव महसूस करते हुए युनताओ लगभग अपनी लार में ही घुट गया। उनके नजरिए से एल्डर झांग जुवान, जो एक शक्तिशाली और असाधारण शक्ति वाले जोंगशी थे, उन्हें भौतिक धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी। मुफ्त में मिलने की बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। क्या वे कुछ ज्यादा ही भौतिकवादी नहीं थे? ठीक तो बड़ी मुश्किल से उसने गले में अटकी लार को निगला। वह कुछ कहने ही वाला था कि मोयू शियाओजी ने करवट बदली और सिर गर्व से ऊपर उठाकर झांग जुवान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कोशिश करके देखो, क्या तुम्हें लगता है कि जानवर पालना कोई मजाक है? तुमने बस यूं ही 2 खूंखार जानवरों को काबू कर लिया और तुम्हें लगता है कि जानवरों को काबू करना आसान है? मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया में आमतौर पर दिखने वाले खूंखार जानवरों की ही संख्या 10,000 से ज्यादा है। और उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, व्यक्तित्व, आदतें और कई अन्य गुण हैं। कम से कम 1 साल की मेहनत के बिना तुम्हारे लिए उन सभी को याद रखना नामुमकिन है। मोयू उस व्यक्ति द्वारा उसकी चुनौती को ठुकराए जाने से अभी भी क्रोधित थी। उसके घमंडी शब्दों को सुनकर उसने तुरंत पलटवार किया। कोशिश करने से आपका क्या मतलब है? पशुपालन करना ऊपरी 9 मार्गों में से एक प्रमुख व्यवसाय है। आधिकारिक पशुपालक बनने की कठिनाई किसी औषध विक्रेता बनने की कठिनाई से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह एक मजाक है? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए परीक्षा पास कर लेंगे क्योंकि आपने संयोग से 2 खूंखार जानवरों को वश में कर लिया है? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए चिकित्सक बनना चाहता है क्योंकि उसने संयोगवश एक ऐसी दवा का आविष्कार कर लिया जो किसी बीमारी के लिए उपयोगी है। सपने देखते रहो। हर पेशे की अपनी गहराई और जटिलता होती है। किसी के लिए भी 1 या 2 दिन में किसी पेशे में निपुण होना असंभव है। ये बात विशेष रूप से पशुओं को वश में करने के मामले में सच है। आप अपने से कमजोर खूंखार पशुओं को बलपूर्वक वश में कर सकते हैं, लेकिन उन पशुओं का क्या जो आपसे उच्च स्तर की साधना रखते हैं? अगर तुमने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत की तो वे तुम्हें पल भर में नष्ट कर देंगे। जंगली जानवरों की विशेषताओं के बारे में कुछ भी न जानते हुए भी आपने कहा कि आप पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देना चाहते हैं। अगर यह अहंकार नहीं है तो और क्या हो सकता है? मोयू शियाओजी, ऐसे घमंडी और अज्ञानी व्यक्ति पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस संयोग से प्राचीन बिजली बादल गौरैया का नाम पता चल गया और उसने संयोग से एक स्वर्ण मिश्रित पैंथर को वश में कर लिया और वह सोचता है कि दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। चूंकि उसे पशुपालन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए परीक्षा देते ही उसकी अज्ञानता जरूर उजागर हो जाएगी। झू जिनहुआंग आगे बढ़े। पशुओं को वश में करना एक गहन कला है। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे बुनियादी बातें सीखने में कम से कम कई साल लग जाते हैं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से कोई पशु प्रशिक्षक नहीं है और देखने से तो यही लगता है कि उसने पशुओं को वश में करने के बारे में कुछ खास सीखा भी नहीं है। अपनी इन कमजोर क्षमताओं के साथ वह पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देना चाहता है। वह तो बस एक घमंडी आदमी है। पशु प्रशिक्षक को जंगली जानवरों को वश में करने से कहीं अधिक ज्ञान होना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे जंगली जानवरों को सिर से पैर तक समझना चाहिए। उसने तो बस क्रूर बल का प्रयोग करके जंगली जानवरों को अपने वश में किया है और वह सोचता है कि वह पशु प्रशिक्षक बन गया है। ये तो मजाक है। अगर ऐसा है तो कोई भी पशु प्रशिक्षक बन सकता है। झू जुवान ने उपहास किया। वे दोनों युनताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते थे। स्वाभाविक रूप से वे चाहते थे कि उसके आसपास के लोग परीक्षा पास न कर पाएं। इसके अलावा उस व्यक्ति ने अभी अभी मोयू शियाओजी का अपमान किया था और अब उसके पक्ष में बोलने से शायद उन्हें कुछ फायदा मिल जाए। चूंकि मैंने संयोगवश 2 खूंखार जानवरों को वश में कर लिया है और मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मोयू शियाओजी, तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हो और यह क्यों सीखना चाहते हो कि मैंने प्राचीन बिजली बादल गौरैया का आशीर्वाद कैसे जीता? झू जिनहुआंग और जो हुआन से कोई मतलब न समझते हुए झांग हुआन ने उस खूबसूरत आकृति की ओर मुड़कर भावहीनता से बात की। आप। मोयू का शरीर अकड़ गया और उसका चेहरा लाल हो गया।
उनकी उच्च प्रतिष्ठा को देखते हुए अन्य लोग आमतौर पर उनसे बात करते समय अत्यंत सम्मान का भाव रखते थे। आज तक किसी ने भी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। झांक जुबान की बातें सुनकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनके शब्द गले में ही अटक गए। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम बड़े घमंडी हो। जल्दी माफी मांगो। मोयू शियाओजी द्वारा आलोचना सुनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो कि उनके शब्दों का खंडन करो? उस व्यक्ति द्वारा अपनी देवी का अपमान करते देख जू जिनहुआंग और जोऊ जुबान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शब्द पूरे होने से पहले ही मोयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। शाओजी, उसके अचानक गुस्से से अचंभित होकर दोनों चुप हो गए। वे उसके लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें ही डांट सुननी पड़ी। बहरहाल वे जानते थे कि उन्होंने अपनी चापलूसी से अनजाने में मोयू के गुस्से को भड़का दिया था, इसलिए उन्होंने आगे न बोलने का फैसला किया। ये सब इसी आदमी की गलती है। मैं देखूंगा कि बाद में ये कैसे खुद को मूर्ख साबित करता है। जैसे जैसे वे इसके बारे में सोचते गए, उनका गुस्सा बढ़ता गया। अपनी देवी पर क्रोध निकालने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने सारा क्रोध झांक जुबान पर निकालने का फैसला किया। इस तरह जितना वे उसे देखते गए, वह उन्हें उतना ही नापसंद आने लगा। इन तीनों से निपटने की जहमत न उठाते हुए झांक जुबान युनताओ के पीछे पीछे हॉल मास्टर फैंग की ओर चल पड़ा। हॉल मास्टर फैंग, एल्डर झांक जुबान ने पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देने के लिए सहमति दे दी है। तो परीक्षा कब शुरू हो सकती है? युनताओ ने उत्साह से पूछा। उन्हें एल्डर झांक जुबान पर पूरा भरोसा था। अन्य लोगों को एक खूंखार जानवर को वश में करने के लिए तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने उसे केवल पीट पीट कर ही वही उपलब्धि हासिल कर ली। इतना ही नहीं, वह उनकी साधना को आसानी से बढ़ा सकता था। युनताओ को विश्वास नहीं था कि हॉल मास्टर फैंग भी ऐसा कर पाएंगे। चूंकि वह इतने धनी व्यक्ति हैं, तो भला वह एक साधारण पशु प्रशिक्षक की परीक्षा में कैसे असफल हो सकते हैं? हम अभी शुरू कर सकते हैं। मैंने सुना है कि तुमने पहले कभी किसी परीक्षा में भाग नहीं लिया है और तुम अभी प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक भी नहीं हो। क्या ये सच है? हॉल मास्टर फैंग ने झांक जुबान की ओर देखा। बिल्कुल सही, झांक जुबान ने सिर हिलाकर सहमति जताई। चूंकि आप पिक्स्यू क्षेत्र के एक खूंखार जानवर को वश में करने में सक्षम हैं और प्राचीन लाइटनिंग क्लाउड स्पैरो को पहचानते हैं, इससे पता चलता है कि आपको पशुपालन का गहन ज्ञान है। इसलिए मैं प्रशिक्षु पशुपालक परीक्षा को छोड़ देता हूँ। हॉल मास्टर फैंग ने कहा। प्रशिक्षु परीक्षा का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की किसी विशेष व्यवसाय में आधारभूत दक्षता का परीक्षण करना था। चूंकि झांक जुबान प्राचीन बादल बिजली गौरैया को पहचान सका जबकि अन्य लोग नहीं पहचान पाए, इसलिए यह संभावना है कि झांक जुबान पशुपालन में निपुण है। अतः उसे प्रशिक्षु परीक्षा में बिठाना व्यर्थ और व्यर्थ ही होगा। बेशक अगर उसे पता होता कि झांक जुबान को पशुपालन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वह ऐसा नहीं सोच रहा होता। हालांकि प्रशिक्षु परीक्षा के बिना जंगली जानवरों के बारे में आपकी समझ का परीक्षण करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं पशु प्रशिक्षक परीक्षा का पहला चरण हटा दूंगा और इसके बजाय प्रशिक्षु परीक्षा में एक सैद्धांतिक भाग जोड़ दूंगा। प्रशिक्षु परीक्षा में एक सैद्धांतिक परीक्षा और एक जंगली जानवर को पहचानने की परीक्षा शामिल थी। दूसरी ओर पशु प्रशिक्षक की परीक्षा में एक जंगली जानवर की स्वीकृति प्राप्त करना और उस जंगली जानवर को वश में करना शामिल था। झांक जुबान ने प्राचीन क्लाउड लाइटनिंग स्पैरो जैसे दुर्लभ जंगली जानवर को पहचान लिया था। इससे यही साबित होता है कि उसे जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का गहरा ज्ञान था। इसलिए जंगली जानवरों को पहचानने की परीक्षा देना व्यर्थ था। साथ ही जिस व्यक्ति ने किसी जंगली जानवर को सफलतापूर्वक वश में कर लिया हो, उसे जंगली जानवर का दर्जा दिलवाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए हॉलमास्टर फैंग ने कुछ देर विचार करने के बाद परीक्षा के प्रारूप को बदलने का फैसला किया। पहला चरण सैद्धांतिक परीक्षा होगी, जो लिखित प्रश्नपत्र के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। पहला चरण उत्तीर्ण करने के बाद आपको अपने से अधिक शक्तिशाली एक खूंखार जानवर को वश में करना होगा। मैं निष्पक्ष निर्णय लूंगा और यदि आप दोनों चरण उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर प्रथम सितारा जानवर वश में करने वाले बन जाएंगे। ठीक है, झांक जुबान ने सिर हिलाया। युनताओ ने उसे पशु प्रशिक्षक परीक्षा के बारे में पहले ही बता दिया था और ये लगभग वैसा ही था जैसा हॉलमास्टर फैंग ने बताया था। उसने जानबूझकर झांक जुबान के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की। उसे सहमत होते देख हॉलमास्टर फैंग मुस्कुराए। ठीक है, मैं अब लिखित परीक्षा तैयार करता हूँ। अगर तुम सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे देते हो तो तुम पास हो जाओगे। एक पल रुकिए, क्या आपके पास यहाँ पशुओं को वश में करने से संबंधित कोई किताबें हैं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? झांक जुबान ने पूछा। क्या आप किताबें देखना चाहते हैं? हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग असमंजस में एक दूसरे को घूरने लगे। अब आप किताबें क्यों देखेंगे? वहाँ की लाइब्रेरी पशुपालन पर किताबों से भरी पड़ी है। आमतौर पर केवल प्रशिक्षु पशुपालकों को ही उन्हें देखने की अनुमति होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी उन्हें देखने की विशेष अनुमति दे सकता हूँ। लेकिन अभी उन्हें देखना? हॉलमास्टर फैंग असमंजस में पड़ गए। हालांकि उन्होंने अपना अंतिम वाक्य पूरा नहीं किया, फिर भी सभी समझ गए कि वे क्या कहना चाह रहे थे। पशुओं को वश में करने पर लाखों किताबें मौजूद हैं। अब रटने का समय निकल चुका है क्या? ये तो ठीक वैसा ही है जैसे बच्चा पैदा करने की इच्छा होने पर ही पत्नी की तलाश करना। आपका तरीका तो बिल्कुल ही अजीब है। ओह, ये मेरी आदत है। बड़ी घटनाओं से पहले मुझे थोड़ी घबराहट होने लगती है और मन को शांत करने के लिए मुझे किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए मुझे इस मामले में हॉलमास्टर फैंग को परेशान करना पड़ेगा। झांक जुबान ने लापरवाही से अपनी शंकाओं का जवाब दिया। उन्होंने उस समय मास्टर लुचेन के निवास पर भी यही कारण बताया था और परिणाम कुछ बुरा नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने इसे एक बार फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया। क्या ऐसा है? ठीक है, पुस्तकालय उधर है, आप सीधे वहीं जा सकते हैं। हॉलमास्टर फैंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। झांक जुबान ने सिर हिलाया और फिर बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गई। बिना पढ़े उसके लिए पशु वशीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करना असंभव होगा।
हालांकि अब जब उसे पुस्तकालय तक पहुंच प्राप्त है तो उसे वहां की सभी पुस्तकों की प्रतिलिपि स्वरपथ के पुस्तकालय में बनानी होगी, अन्यथा बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। यह आदमी झांग लाओशी को पशु प्रशिक्षक परीक्षा में भाग लेने के लिए सहमत होते देख शेन बीरू की पलकें फड़कने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके मुंह में खून उमड़ रहा हो, जो किसी भी क्षण बाहर निकल सकता हो। क्या ये कुछ ज्यादा ही साहसिक कदम नहीं है? ऐसा नहीं था कि उसे दूसरे पक्ष पर भरोसा नहीं था, बस रास्ते में उसने बार बार पशुपालन के क्षेत्र में अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया था। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही उसने उससे पूछा था कि पशुवंत क्या होता है। तुम तो बीस्ट फॉरेस्ट के बारे में जानते तक नहीं, फिर भी तुम बीस्ट टैमा परीक्षा देने की हिम्मत कर रहे हो। अधिक महत्वपूर्ण बात, दूसरी पार्टी अभी कागजात लेकर आएगी, लेकिन आप अभी से पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तुम आखिर कर क्या रहे हो? एक पल रुकिए। पिछली बार जब वह अकादमी के संकलन मंडप में था तब भी वह किताबों के पन्ने बेतरतीब ढंग से पलट रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि? अचानक शेन बीरू को वह दृश्य याद आ गया जब वे दोनों संकलन मंडप में थे। झांग लाओशी किताबों के पन्ने बेतरतीब ढंग से पलट रहा था। उसने सोचा कि वह जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। दूसरा व्यक्ति सिर्फ किताबों के पन्ने बेतरतीब ढंग से नहीं पलट रहा था, वह वास्तव में किताबों की विषय वस्तु को याद कर रहा था। किताबों के पन्ने बेतरतीब ढंग से पलटकर ही उनकी विषय वस्तु को याद कर लेना। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग लाओशी को वास्तव में पशुपालन के बारे में कुछ भी पता न हो और किताबों को देखने का उसका उद्देश्य सीखना हो? ये कैसे हो सकता है? हॉन्टियन अकादमी में शिक्षक बनने के बाद उन्होंने शायद उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए अक्सर संकलन मंडप का दौरा किया होगा। आखिर फोटोग्राफिक मेमोरी वाले 3 स्टार मास्टर शिक्षक भी इतने कम समय में इतनी सारी पुस्तकों की सामग्री को याद नहीं कर सकते। शेन बीरू को उसका अनुमान हास्यास्पद लगा और उसने तुरंत उसे एक तरफ फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शांत जल के हृदय की अंतर्दृष्टि की अवस्था प्राप्त हो और उसकी आत्मा की गहराई 10 या उससे अधिक हो तो उसे फोटोग्राफिक मेमोरी प्राप्त हो जाती है। तब जैसे ही वह किसी पुस्तक का पन्ना पलटेगा उसे उसकी सामग्री मृत्यु तक स्पष्ट रूप से याद रहेगी। यही कारण है कि असाधारण गुरु शिक्षक इतने सारे व्यवसायों में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने और विशाल मात्रा में ज्ञान को याद रखने में सक्षम होते हैं। हालांकि अगर मान भी लें कि झांग लाओशी के पास वाकई 10 से अधिक की आत्मिक गहराई है तो भी उन लाखों किताबों के पन्ने एक एक करके पलटने में कई महीने लग जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? शेन बीरू के मन में एक और विचार आया और उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। अध्याय 248, वह भाग रहा है, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया शेन बीरू ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसने एक बार एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था कि ऊपरी 9 मार्गों में लोहार, औषध विक्रेता और गठन गुरु जैसे आमतौर पर देखे जाने वाले व्यवसायों के अलावा एक और रहस्यमय व्यवसाय था जिसे दृष्टा कहा जाता था। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने में कुशल होते हैं। वे विशेष विधियों का उपयोग करके निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उसके लिए पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। यदि झांग जुबान भविष्यवक्ता होते तो उनके लिए प्रश्नों को पहले से जानना और सही उत्तरों को याद करने के लिए संबंधित पुस्तकों को पलटना पूरी तरह संभव होता। लेकिन यदि ऐसा होता तो उन्हें पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को खंगालने की आवश्यकता नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग लाओशी के पास इस रहस्यमय पेशे में प्रतिभा हो? यदि ऐसा है तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि झांग जुबान उस समय संकलन मंडप के बाहर उसके सवालों का सटीक जवाब कैसे दे पाई थी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वह कैसे जानता था कि युनताओ की संरचना स्वर्ण मिश्र धातु पैंथर को सीमित नहीं कर सकती। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो शायद ये सच हो सकता है। बस कि ये पेशा केवल लोक कथाओं में ही मिलता है। ग्रंथों में वर्णित अनुपात के अनुसार अरबों साधकों में से शायद एक भी दृष्टा न हो। इस पेशे की अत्यधिक दुर्लभता को देखते हुए आज तक किसी ने भी दृष्टा को नहीं देखा है। अगर झांग जुबान में ऐसी क्षमताएं होती तो वह शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने से बच सकता था और उसे बाद में इतना कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। इसके अलावा भविष्यवाणी से केवल होने वाली घटनाओं की मोटी मोटी रूपरेखा का ही अनुमान लगाया जा सकता है। इससे परीक्षा के विशिष्ट प्रश्नों को जानना और उनके लिए पहले से तैयारी करना असंभव है। शेन बीरू की बाहें इस मामले पर सोचते हुए कस गईं। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती उतनी ही ज्यादा उलझन में पड़ जाती। उसे लगा कि वह इस झांग लाओशी को अच्छी तरह जानती है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने ग्लेशियर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। लंबे समय तक चिंतन करने के बाद भी जब उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो झांग लाओशी के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। इस क्षण उसे आखिरकार समझ आ गया कि हान क्योंग ने क्यों कहा था कि वह दूसरे व्यक्ति के लायक नहीं है। हालांकि वह खूबसूरत थी और उसमें काफी प्रतिभा भी थी, लेकिन झांग जुबान उससे कहीं बेहतर थी। जब उसके विचार इधर उधर भटक रहे थे तब जू जिनहुआंग और जो हुआन चौड़ी आंखों से झांग हुआन की पीठ को घूर रहे थे। ये लड़का क्या पागल है? परीक्षा से ठीक पहले ही पढ़ना शुरू करता है। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ जरूर है। अब किताबें पढ़ने का क्या फायदा? दोनों ने फुसफुसाते हुए मोयू की ओर चोरी छिपे देखा। उसके माथे पर गहरी झुर्रियां थीं और यह उनके लिए एक रहस्य था कि वह क्या सोच रही थी। वे उसकी चापलूसी करने के लिए उसके पास जाने ही वाले थे कि तभी उनकी देवी मुड़ी और पुस्तकालय की दिशा में चल पड़ी। मोयू शियाओ जी दोनों जल्दी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। यहीं रुको, जो भी मेरे पीछे आएगा मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। ठंडी सी झंझनाहट के साथ मोयू मुड़ा और सीधे पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। धिक्कार है, धिक्कार है। राजकुमारी मोयू द्वारा उन दोनों को एक ऐसे व्यक्ति के कारण फटकार लगाते हुए सुनकर जिससे वह भी अभी मिली थी, जू जिनहुआंग और जो हुआन के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। लेकिन इससे पहले कि उनका गुस्सा ज्यादा देर तक भड़क पाता मोयू शियाओ जी परीक्षा कक्ष में लौट आए। वह कुछ बुदबुदा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। दोनों एक दूसरे को असमंजस भरी निगाहों से देखने लगे। वे उसकी बातों को लेकर उत्सुक थे, लेकिन दूसरे को नाराज करने के डर से वे वहीं खड़े रहे और निराशा में अपना सिर खुजलाने लगे। कुछ समय बाद आखिरकार उनका धैर्य टूट गया। जू जिनहुआंग ने एक गार्ड को इशारा करके बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया।
इसके बाद गार्ड कमरे का चक्कर लगाकर मुयू के पीछे आ गया। कुछ देर उसकी बातें सुनने के बाद वह उतने ही अजीब भाव से वापस लौट आया। राजकुमारी मुयू ने क्या कहा? गार्ड के लौटने पर दोनों ने घबराकर पूछा। वह बार बार कह रही थी, किताबों के पन्ने पलट रही हूँ, किताबों के पन्ने पलट रही हूँ, किताबों के पन्ने पलट रही हूँ। उसके बाकी शब्द तो मैं सुन ही नहीं पाए। गार्ड ने अपना सिर खुजाया। किताबों के पन्ने पलट रहे हो? जू जिनहुआंग और जो जुवान एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी और उसी समय उनके मन में एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी देवी पागल हो गई हो? ... इस बात से बेखबर कि दोनों की देवी उसके कारण उन्माद में थी, झांग जुबान उस समय किताबों के पन्ने पलटते हुए उस काम में लगा हुआ था जिसके बारे में मुयू लगातार बुदबुदा रहा था। उसने सोचा था कि यहाँ पशुओं को वश में करने पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 किताबें होंगी, लेकिन पुस्तकालय में प्रवेश करते ही उसे अपने विचारों की बचकानी समझ आ गई। चारों ओर किताबों के घने ढेर को देखकर उसे यकीन हो गया कि वहाँ निश्चित रूप से कई लाख किताबें होंगी। हालांकि यह तियानिक्सुआन साम्राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं था। अगर वह अपनी सामान्य विधि का इस्तेमाल करता तो उन सभी को पलटने में उसे कई दिन लग जाते। उसे लगा कि पशु प्रशिक्षक की परीक्षा आसान होगी और वह इसे जल्दी ही पूरा कर लेगा। अगर वह कई दिन किताबों के पन्ने पलटने में बिताता तो भले ही वह पागल न हो, हॉलमास्टर फैंग और बाहर इंतजार कर रहे बाकी लोग पागल हो जाते। आमतौर पर लोग परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी मानसिक स्थिति को अनुकूल बनाने में अधिकतम 4 घंटे ही लगाते हैं। अगर वह लगातार कई दिन छुट्टी लेकर लाल आंखों के साथ वापस आता है तो हर कोई समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर मैं इन सभी किताबों को नहीं पलटूंगा तो स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय उससे संबंधित कोई किताब संकलित नहीं कर पाएगा। अगर उस किताब में मौजूद ज्ञान की परीक्षा ली जाए जिसे मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। झांग जुबान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं उन मुफ्त किराए का लाभ नहीं उठा पाऊंगा जो पशु प्रशिक्षक उठाते हैं। हालांकि झांग जुबान के पास अपनी संग्रहण पेटी में 10 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के थे, लेकिन पिछले जीवन में एक साधारण लाइब्रेरियन होने के कारण उन्होंने मितव्ययी आदतें विकसित कर ली थीं। अगर उन्हें पैसे बचाने का मौका मिलता तो वे निश्चित रूप से उसे भुना लेते। यह अब पैसों का मामला नहीं बल्कि सिद्धांतों का मामला था। स्वर्गपथ का पुस्तकालय मुझे किसी वस्तु को छूकर ही उसकी जानकारी और कमियों को देखने की अनुमति देता है। अगर मैं इस किताबों की अलमारी को छूऊं तो क्या इस पर रखी किताबों की विषय वस्तु भी दिखाई देगी? अपनी सामान्य गति से चलते हुए उनके लिए कुछ ही घंटों में इतनी सारी किताबों के पन्ने पलटना असंभव था, इसलिए उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा। माथे पर गहरी शिकन लिए अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। अपनी उंगली के एक स्पर्श से वह किसी भी वस्तु, अचेतन व्यक्ति और अचेतन जंगली जानवरों पर एक पुस्तक संकलित करने में सक्षम था। चूंकि ये किताबें एक बुकशेल्फ पर रखी थीं, तो क्या केवल बुकशेल्फ को छूने मात्र से ही स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय में इन किताबों की सारी सामग्री प्रकट हो सकती थी? मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। झांग जुबान एक किताबों की अलमारी के पास गई, उसे छुआ और मन ही मन कमियां दोहराई। पुस्तकालय में एक जोरदार कंपन हुई और एक किताब प्रकट हुई। उसे खोलते ही झांग जुबान का शरीर लड़खड़ा गया और उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। किताब में लिखा है, शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला के पशुशाला की तीसरी पंक्ति की किताबों की अलमारी कपूर की लकड़ी का उपयोग करके 1 महीने के कारीगर द्वारा तैयार की गई। इसकी उम्र 37 साल है। ये वह नहीं है जिसकी मुझे चाहत है। झांग जुबान लगभग रो पड़ी। स्पष्टतः सूचना और त्रुटियां तभी उत्पन्न होती थीं जब कोई वस्तु सीधे उसके हाथों के संपर्क में आती थी। इसका कोई वैकल्पिक उपाय नहीं था। नहीं, ये सही नहीं है। अगर किसी वस्तु के मेरी उंगलियों के संपर्क में आने पर जानकारी उत्पन्न होती है तो भले ही मैं इन किताबों के पन्ने न पलटूं, केवल उसे छूने मात्र से ही एक संबंधित पुस्तक संकलित हो जानी चाहिए, है ना? कुछ ही देर में झांग जुबान के मन में एक और विचार आया। संपर्क की अवधि मायने नहीं रखती थी। जब तक झांग जुबान किसी वस्तु की खामियों को उजागर करना चाहता तब तक एक पुस्तक तैयार हो जाती। अगर ऐसा था तो संक्षिप्त संपर्क से ही झांग जुबान के लिए संबंधित पुस्तकें संकलित करना संभव होना चाहिए था। मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। झांग जुबान किताबों के ढेर के पास गया और मन ही मन कमियां चिल्लाते हुए उसकी उंगलियां उन पर फिसल गईं। ओह! झांग जुबान अभी इसकी उपयोगिता पर विचार ही कर रहा था कि तभी पुस्तकालय में एक हलचल हुई और उसके मन में नई किताबों का ढेर प्रकट हो गया। ये काम करता है। झांग जुबान का चेहरा घबराहट से लाल हो गया। उसने जल्दी से संकलित पुस्तक खोली और यह सुनिश्चित किया कि मूल पुस्तक की सामग्री विभिन्न खामियों के साथ उस पर पूरी तरह से अंकित है। ये संभव है। खुशी के आंसू बहाते हुए झांग जुबान ने स्थिति की पुष्टि करने के लिए कई और प्रयास किए। जब तक वह खामियों के प्रकट होने की इच्छा रखता तब तक वह स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय में अपनी उंगलियों से छुई गई पुस्तकों की प्रतिकृति बना सकता था। ये किताबों के पन्ने पलटने की तुलना में 100 गुना से भी अधिक तेज था। झांग जुबान एक साथ 1 दर्जन से अधिक किताबें पलट सकता था, लेकिन किताबों को अलमारियों से निकालने और वापस रखने में उसका काफी समय लग जाता था। अब जब झांग जुबान ने यह पुष्टि कर ली थी कि वह केवल छूकर ही किसी किताब की प्रतिकृति बना सकता है, तो वह किताबों को उनकी मूल स्थिति से हिलाए बिना ही उन पर अपनी उंगलियां फिरा सकता था। इस प्रकार वह 1 मिनट से भी कम समय में किताबों की पूरी अलमारी तैयार कर लेता था। हालांकि पुस्तकों को तेजी से इकट्ठा करने के कारण पुस्तकालय में होने वाले तीव्र कंपन से झांग जुबान के सिर में दर्द होने लगता था, इसलिए वह एक बार में सभी पुस्तकों को व्यवस्थित नहीं कर पाता था। आमतौर पर कई अलमारियों पर पुस्तकों की प्रतियां रखने के बाद उसे आराम करना पड़ता था। फिर भी उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। जिस गति से वह काम कर रहा है उसे मौजूद सभी पुस्तकों की प्रतियां बनाने में लगभग 2 घंटे ही लगेंगे। झांग जुबान को किताबें इकट्ठा करने का कारगर तरीका मिल जाने पर बहुत खुशी हुई। मन ही मन कमियां चिल्लाते हुए वह अलमारियों के किनारे किनारे दौड़ने लगा और उसकी उंगलियां किताबों पर फिसलने लगीं। एक पंक्ति पूरी करने के बाद वह स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की दोबारा जांच करता था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसे कोई पुस्तक छूट तो नहीं गई। यदि कोई पुस्तक छूट जाती तो वह उसे जोड़ने के लिए वापस लौटता था। जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक पुस्तकें एकत्रित की, पशुओं को वश में करने के प्रति झांग जुबान की समझ तेजी से बढ़ती गई।
हॉलमास्टर फैंग, क्या आपने कागजात तैयार कर लिए हैं? कमरे में 20 टैमल लू और 20 टैमा वांग ने हॉलमास्टर फैंग को आते हुए देखकर उनकी ओर मुड़कर देखा। हाँ, हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाया। इस परीक्षा में सैकड़ों खूंखार जानवरों के गुणों का परीक्षण किया जाता है और मैंने उस पर जरा भी नरमी नहीं बरती है। अगर वह इन सभी सवालों का सही सही जवाब दे सकता है तो जानवरों को वश में करने में उसकी दक्षता वाकई अविश्वसनीय है। चूंकि वह प्राचीन लाइटनिंग क्लाउड स्पैरो को पहचान सकता है, इसलिए उसे जंगली जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रबल संभावना है। 20 ट्रेनर लू ने कहा। बिल्कुल, हमारी पशुशाला अक्सर प्रतियोगिता में अंतिम स्थान पर रहती है क्योंकि ये दूरस्थ स्थान पर स्थित है और यहाँ प्रतिभाओं की कमी है। यदि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारी पशुशाला में आकर प्रतियोगिता जीत जाए तो शायद हम पुरस्कार के रूप में 3 सितारा पशु प्रशिक्षक बनने में सफल हो सकें। हॉलमास्टर फैंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। बिल्कुल सही, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले परीक्षा के नतीजों का इंतजार करते हैं। पशु प्रशिक्षक वांग ने कहा। सच कहूं तो मुझे लगता है कि युनताओ ने अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताया है। मुझे यह मानना मुश्किल लगता है कि कोई व्यक्ति 10 मिनट के भीतर पिक्सुए क्षेत्र के खूंखार जानवर को वश में कर सकता है। मुझे भी इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने युनताओ के अधीनस्थों से भी पूछताछ की है। उन सभी के जवाब एक जैसे हैं और वे झूठ बोलते हुए प्रतीत नहीं होते। भले ही वह उतना अद्भुत न हो जितना युनताओ ने उसे बताया है, लेकिन वह शायद उससे बहुत दूर भी नहीं है। 20 टैमल लू ने जवाब दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, यह एक अवसर है। अगर वह हमें निराश करता है तो हमें किसी और उम्मीदवार की तलाश जारी रखनी होगी। अरे हाँ, क्या झांग जुवान अभी भी पुस्तकालय में किताबें देख रहा है? इसी क्षण हॉलमास्टर फैंग ने अचानक झांग जुवान की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया और भौहें चढ़ा लीं। वह अभी बाहर नहीं आया है। 20 टैमल लू ने सिर हिलाया। शाओ जू, तुम एक नज़र डालो, हॉलमास्टर फैंग ने आदेश दिया। शाओ जू उनका शिष्य था और वर्तमान में उनके अधीन पशु वशीकरण सीख रहा था। उनके आदेश सुनकर शाओ जू पुस्तकालय में दौड़ पड़ा। फिर कुछ ही देर बाद वह लाल चेहरे के साथ लौटा। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन हिचकिचाते हुए बंद कर दिया। क्यों? क्या वह अभी भी किताबें देख रहा है? अपने शिष्य के चेहरे के भाव देखकर हॉलमास्टर फैंग असमंजस में पड़ गए। आमतौर पर शांत रहने वाले उनके शिष्य का इस तरह व्यवहार करना आखिर क्या हुआ होगा? बस ऐसा नहीं है, अजीब से भाव के साथ जियाओ जू ने कहा। वह पुस्तकालय में है, भाग रहा है। अध्याय 249, प्रवचन स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। दौड़ना, पुस्तकालय के अंदर दौड़ रहे हो? हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोगों को तुरंत संदेह हुआ कि क्या उन्होंने कुछ गलत सुना है। वे असमंजस भरे भाव से शियाओ जू की ओर मुड़े। अगर आप कहते हैं कि वह पुस्तकालय में किताबें देख रहा है या ध्यान कर रहा है तो मैं इसे मान लूंगी, लेकिन दौड़ना। हॉलमास्टर फैंग ने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या आपने गलत देखा होगा? पुस्तकालय में किताबों की अलमारियां भरी पड़ी हैं, वहां दौड़ना सुविधाजनक नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि वह पिक्सू क्षेत्र के एक खूंखार जानवर को हराने में सक्षम था, इसलिए उसकी साधना का स्तर भी काफी ऊंचा होना चाहिए। उसकी साधना में इसका लाभ उठाने के लिए उसे कितनी तेज दौड़ना होगा? क्या इसका संबंध जानवरों को वश में करने की कुछ विधियों से हो सकता है? शायद ये कुछ खूंखार जानवरों का पीछा करने से संबंधित हो। पशु प्रशिक्षक वांग ने संदेहपूर्वक पूछा। वह तेजी से नहीं दौड़ रहा था, बल्कि एक सामान्य इंसान की गति से ही चल रहा था। दौड़ते समय वह कुछ बुदबुदा रहा था। हालांकि वह काफी दूर था, इसलिए मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। जियाओ जू ने शर्मिंदा होकर कहा। उसे अभी अभी जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में बात करने में असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे पागल समझ लेगा। जो व्यक्ति अपना मन बहलाने के लिए पुस्तकालय गया हो, उसका कुछ बुदबुदाते हुए इधर उधर भागना, किसी के लिए भी यह संभव होना असंभव था। भागते हुए, बड़बड़ाते हुए। इस बार तीनों पशु प्रशिक्षक सचमुच हैरान रह गए। उन्होंने इतना सोचा कि मानो अपना सिर नोच लें, लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पाए आखिर दौड़ने का उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करने से क्या लेना देना है। सच कहें तो दूसरे पक्ष की हरकतों के बारे में सुनकर किसी के भी दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा, तबाही मचाने का। अगर वह तबाही मचाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो फिर क्या? भला दुनिया में कौन अपनी मानसिक स्थिति को इस तरह बदलता है? इसके अलावा इसे पुस्तकालय में करना है। परीक्षा हॉल इतना बड़ा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ दौड़ने के लिए जगह नहीं है? इसके अलावा अगर आपको ये जगह छोटी लगती है तो यहाँ कई किलोमीटर लंबा एक खूंखार जानवरों का अड्डा है। आप आधे घंटे तक लगातार कलाबाजियां करते हुए भी दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। पुस्तकालय में बहुत सारी अनमोल पाठ्य पुस्तकें हैं, मैं उन्हें उसकी वजह से क्षतिग्रस्त नहीं होने दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद हॉलमास्टर फैंग ने सोचा कि वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से दूसरा पक्ष कमरे में इधर उधर भाग रहा था, उससे स्पष्ट था कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था। अगर वह अचानक पुस्तकालय में आग लगा दे तो फिर रोने का कोई फायदा नहीं होगा। उसे ऐसा होने नहीं देना चाहिए। गंभीर चेहरे के साथ वह सीधे पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी क्षण एक युवक थकावट से भरा चेहरा लिए हुए उसके पास आया। झांग जुवान, वर्तमान झांग जुवान 1 घंटे पहले जैसा था उससे बिल्कुल अलग था। चाहे उसकी मानसिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति, वह स्पष्ट रूप से थका हुआ लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अभी अभी कोई कठिन प्रशिक्षण पूरा किया हो और उसके शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई हो। क्या आप ठीक हो? हॉलमास्टर फैंग खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास चले गए। जब दूसरे लोग अपनी मनस्थिति को समायोजित करते हैं तो वे अपनी सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरी रात शारीरिक व्यायाम में बिताई हो। क्या आप वाकई अपनी मनस्थिति को समायोजित कर रहे हैं, न कि अपने दिमाग को थका रहे हैं? ओह, मैं ठीक हूँ। क्या पेपर तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। झांग जुबान ने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए।
यद्यपि उसने अपनी खोजी हुई नई विधि के माध्यम से पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय में शीघ्रता से अंकित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन थोड़े समय में अत्यधिक मात्रा में सामग्री डालने के कारण उसके सिर पर कंपन इतना अधिक था कि वह थोड़ा बेहोश सा हो गया। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह 5 दिनों से सोया ही न हो। वह सिर से पैर तक थका हुआ था। तो क्या आप अभी शुरू करना चाहते हैं? दूसरे पक्ष को आंखें खोलने में परेशानी होते देख हॉलमास्टर फैंग ने खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाया, क्या आप निश्चित हैं? मुझे यकीन है, झांक जुबान ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए वहां चलते हैं, रिकॉर्ड क्रिस्टल यहाँ से पहुंच से बाहर है। हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाया। चाहे यह औषध विक्रेता की परीक्षा हो या पशु प्रशिक्षक की परीक्षा, निष्पक्षता के लिए पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्ड क्रिस्टल का उपयोग किया जाएगा ताकि परीक्षा की निष्पक्षता पर संदेह करने वाले लोग इसकी जांच कर सकें। जल्द ही वे कमरे के केंद्र में पहुंच गए जहां रिकॉर्ड क्रिस्टल स्थित था। हॉलमास्टर फैंग और अन्य 2 पशु प्रशिक्षक बैठ गए। उन्हें बैठते देख सब समझ गए कि क्या होने वाला है। वे तुरंत आपस में बातचीत करने लगे। परीक्षा शुरू होने ही वाली है। बिल्कुल, वह प्रशिक्षु परीक्षा छोड़कर सीधे पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देने जा रहा है। यह विशेषाधिकार केवल शीर्ष प्रतिभाओं को ही दिया जाता है। मोयू शियाओजी को भी ऐसा लाभ नहीं मिला था। मैं देखना चाहता हूं कि असफल होने के बाद वह इस पद पर टिक पाएगा या नहीं। उसने संयोगवश कुछ खूंखार जानवरों को वश में कर लिया। क्या आपको लगता है कि उसमें सचमुच कोई क्षमता है? मुझे तो लगता है कि वह निश्चित रूप से असफल होगा। पहली परीक्षा उसके सैद्धांतिक ज्ञान का आकलन करती है। कई वर्षों के अध्ययन के बिना दुनिया के अनगिनत खूंखार जानवरों और उनकी विशेषताओं को याद रखना असंभव है। उस समय उन सभी को याद रखने के लिए हमारे राजकुमार को प्रतिदिन किताबें पढ़नी पड़ती थीं। ये लड़का अभी 20 साल का भी नहीं है। अगर वह अपनी माँ के गर्भ से ही पढ़ना शुरू कर दे तो वह कितना ज्ञान याद रख पाएगा? वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। मुझे संदेह है कि उसमें कोई वास्तविक क्षमता है। ... झांक जुबान को परीक्षा देने जाते देख सभी लोग तुरंत उसके पास जमा हो गए और उनमें से कई की निगाहें उपहास से भरी हुई थीं। बहुत समय हो गया था जब किसी ने प्रशिक्षु परीक्षा छोड़कर सीधे पशु प्रशिक्षक की परीक्षा दी हो। ईर्ष्या से व्याकुल होकर उनमें से अधिकांश आशा कर रहे थे कि झांक जुबान असफल हो जाए। ये बात विशेष रूप से जो जुबान और जू जिनहुआन के लिए सच थी। युनताओ और मोयू शियाओजी के साथ अपने संबंधों के कारण वे इस व्यक्ति से घृणा करते थे। वे चाहते थे कि झांक जुबान खुद को हंसी का पात्र बना ले। यदि दूसरा पक्ष सैद्धांतिक परीक्षा भी पास करने में असमर्थ रहा तो पशु प्रशिक्षक बनना तो महज एक सपना ही रह जाएगा। इस अफरा तफरी के बीच मोयू भी वास्तविकता में लौट आए। वह आगे बढ़ी और उस युवक को ठंडी निगाहों से देखा। एक ही नज़र में उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। इस आदमी को क्या हो गया है? अभी कुछ देर पहले तक वह बड़े चाव से किताबें पलट रहा था, लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसका सारा जोश खत्म हो गया हो। बाकी लोग भी समझ गए थे कि झांक जुबान के साथ कुछ गड़बड़ है। शेन बी रू ने युनताओ से नजरें मिलाईं और उनके माथे पर गहरी शिकन आ गई। झांक लाओशी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, झांक जुबान ने सिर हिलाया। बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। स्वर्गपथ के पुस्तकालय में 2 घंटे से भी कम समय में पुस्तकों के उस विशाल संग्रह की प्रतिलिपि बनाने में उनकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई। उन्हें न केवल कमियों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी, बल्कि हर बार जब कोई पुस्तक संकलित होती थी तो उनके मन में उठने वाला कंपन भी उन पर भारी पड़ता था। अगर वे इसके बजाय उत्साहित दिखाई देते तो यह वास्तव में अजीब होता। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आश्चर्य की बात थी कि वह अभी भी खड़े रह सकते थे। बड़े साहब, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लें और परीक्षा कर दें? युनताओ ने पूछा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति संभवतः जोंगशी स्तर का विशेषज्ञ था। आखिर उसने ऐसा क्या झेला होगा कि वह इतना थका हुआ था? कोई दिक्कत नहीं है। ये जानते हुए कि वे केवल अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, झांक जुबान उन्हें विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने ही वाली थी कि तभी एक ठंडी उपहास की आवाज़ गूंजी। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर कमजोरी का नाटक कर रहा है। शायद पुस्तकालय में जाने का उसका असली इरादा जानवरों को वश में करने वाली किताबों को पढ़ना था और परीक्षा की कठिनाई का एहसास होने पर उसने परीक्षा से बचने के लिए कमजोरी का नाटक करने का फैसला किया। बोलने वाला जू जिनहुआन था। उसकी आंखों में घोर तिरस्कार झलक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी धोखेबाज के भेष को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जरूर ऐसा ही होगा। कुछ ही किताबें पढ़कर कोई इतना मुरझा कैसे सकता है? मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने ऐसी बात पहली बार सुनी है। जो जुबान ने झांक जुबान को जवाब देने का यही मौका उठाया। अब जब उन्होंने इसके बारे में बात की है तो यह संभव लगता है। शायद वह तब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था जब तक उसने किताबों के पन्ने पलटना शुरू नहीं किया और उसे एहसास हुआ कि पशुओं को वश में करने की कला कितनी गहन है। डरा हुआ, लेकिन खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक बहाना बनाने का फैसला किया। ऐसा ही होना चाहिए। अधिकांश लोगों का मानना था कि दोनों की बातें तर्कसंगत थीं और वे उनके दृष्टिकोण से सहमत थे। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए की गई एक साधारण यात्रा का परिणाम ये कैसे हो सकता है कि वह इस तरह वापस लौटे जैसे वह मृत्यु के कगार पर हो। वह इतना थका हुआ लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर पड़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई इतना थक कैसे सकता है? स्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए केवल एक ही संभावना बचती है। वह नाटक कर रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अभी शुरू कर सकते हैं। आसपास की शंकाओं और चर्चाओं को सुनकर झांक जुबान ने अपने हाथ हिलाए। ये वह प्रश्नपत्र है जो मैंने अभी अभी तैयार किया है। इसे पूरा करने के लिए आपके पास 1 घंटा है और यदि आप पूरे अंक प्राप्त करते हैं तो आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। आप अभी शुरू कर सकते हैं। उसकी जिद देखकर हॉलमास्टर फैंग ने कुछ न कहने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने कागजों का एक बड़ा ढेर झांक जुबान को थमा दिया। जैसे प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा में लिखित प्रश्नपत्र होता है, वैसे ही यह भी दर्जनों पन्नों का था। हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने में ही बहुत समय लग जाता और सही उत्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करने में लगने वाले प्रयास की तो बात ही अलग है।
झांक जुबान ने कागजों पर नजर डालने के लिए अपना सिर नीचे किया तो पाया कि उन पर पशुपालन के मूलभूत ज्ञान से संबंधित तरह तरह के प्रश्न लिखे हुए थे। प्रश्न पशुपालन के सभी पहलुओं को कवर करते थे और पर्याप्त ज्ञान के बिना शायद कोई इन प्रश्नों को समझ भी न पाए। ठीक है, अब आप जवाब देना शुरू कर सकते हैं। समय अब शुरू होता है। झांक जुबान को कागजात लेते देख हॉलमास्टर फैंग ने भव्यता से इशारा करते हुए कहा। झांक जुबान ने कागज मेज पर रखे और ब्रश उठा लिया। वह जवाब देने ही वाला था कि उसे सिर में झंझनाहट महसूस हुई। उसका पूरा हाथ बेकाबू होकर कांपने लगा। स्वर्गपथ के पुस्तकालय में पुस्तकों की प्रतिलिपियां बनाने की तीव्र गति ने वास्तव में उसे थका दिया था। अपर्याप्त साधना के कारण वह न केवल मानसिक रूप से थक गया था बल्कि उसके शरीर पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। उसे ठीक होने में कम से कम 1 घंटे का आराम लगेगा, लेकिन अभी उनके पास इसके लिए समय नहीं था। अगर वह 1 घंटे भी आराम कर लेता तो भी उसके लिए कागजों के उस मोटे ढेर को खत्म करना नामुमकिन होता। स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय की सहायता से भी यह असंभव ही था। अगर उसने किसी भी सवाल का गलत जवाब दिया तो वह पशु प्रशिक्षक की परीक्षा में फेल हो जाएगा। फेल होना और शर्मिंदा होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उसे मुफ्त सवारी का फायदा नहीं मिल पाएगा। ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखो, वह इतना थका हुआ लग रहा है कि ब्रश भी नहीं पकड़ पा रहा। हे, क्या आपको विश्वास है कि पिक्सु स्तर से ऊपर की साधना करने वाला साधक इतना थक सकता है कि वह ब्रश भी न पकड़ सके? ये तो नाटक ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए। उसने सवाल देखे होंगे और महसूस किया होगा कि यह उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए उसने कमजोरी का नाटक किया। सच कहूं तो मुझे ऐसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं। ऐसे लोगों से कौन नफरत नहीं करता। झांक जुबान की उंगलियों को इस हद तक कांपते हुए देखकर कि वह अपने ब्रश को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था, सभी ने ठंडी आवाज में नाक सिकुड़ी। हॉलमास्टर फैंग, पशु प्रशिक्षक लू और अन्य लोग एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? लेकिन झांक जुबान का पुस्तकालय में इधर उधर दौड़ने मात्र से इतना थक जाना तर्कसंगत नहीं है। झांक जुबान, अगर आपको लगता है कि आप सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं, तो मैं आपको 1 दिन आराम करने की अनुमति दे सकता हूं और आप कल से शुरू कर सकते हैं। सामने बैठे व्यक्ति की परीक्षा का उत्तर देने की स्थिति को देखकर जब हॉलमास्टर फैंग ने यह पुष्टि कर ली कि वह परीक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उनका और अधिक धैर्य नहीं रहा और उन्होंने कहा। आह भरते हुए कांपते हाथों से झांक जुबान ने ब्रश नीचे रख दिया। दूसरा पक्ष सही था। अगर वह जबरदस्ती लिखने की कोशिश भी करे तो भी उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए उसके शब्द शायद पढ़े नहीं जा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी गति पर्याप्त नहीं होगी। संभवतः उसे कुछ पंक्तियां लिखने के बाद आराम करने के लिए रुकना पड़ेगा। इस तरह से उसके लिए शोधपत्र पूरा करना असंभव था। अगर झांक जुबान यहाँ आराम करने में 1 दिन भी बर्बाद किए बिना परीक्षा पास करना चाहता था तो उसके पास केवल एक ही आखिरी विकल्प बचा था। आह भरते हुए झांक जुबान ने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा। हॉलमास्टर फैंग, दोनों पशु प्रशिक्षकों, मैं ब्रश पकड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या मैं इसके बजाय प्रवचन देना पसंद करूं? विमर्श। तीनों पशु प्रशिक्षक आश्चर्य से खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। क्या क्या कहा आपने? आप सैद्धांतिक परीक्षा के सबसे कठिन रूप, प्रवचन को स्वीकार करना चाहते हैं? अध्याय 250। क्या आप मुझे अपना पालतू जानवर उधार दे सकते हैं? स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। पशु शिकार के सैद्धांतिक परीक्षण में प्रवचन मूल्यांकन का सबसे कठिन तरीका है। ब्रश से उत्तर देने के बजाय एक व्यक्ति ने अपने मुंह से बोलकर उत्तर दिया। लिखित रूप में उत्तर देते समय व्यक्ति प्रश्न पर जितना चाहे उतना विचार कर सकता है। यदि वह गलत भी लिख दे तो भी वह अपने उत्तर को सुधार सकता है। हालांकि संवाद में ऐसा नहीं होता। परीक्षार्थियों को सोचने का समय या अपने उत्तर बदलने का अवसर नहीं दिया जाता। परीक्षा शुरू होते ही उन्हें सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने होते हैं। यदि वे एक भी गलत शब्द बोलते हैं तो इसका अर्थ उनकी असफलता होगी। ये परीक्षा मॉडल औषध विक्रेता संघ की औषधि विवाद के समान है। इसे विशेष रूप से कुशल शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है ताकि परीक्षा में लगने वाला समय कम हो सके। साथ ही यह इस बात का आकलन करता है कि किसी व्यक्ति को पशु वशीकरण का कितना अच्छा ज्ञान है और वह उस ज्ञान को कितनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य लिखित सैद्धांतिक परीक्षा 2 घंटे की होती है जबकि एक व्याख्यान केवल 1 घंटे का होता है। फिर भी किसी प्रवचन की कठिनाई लिखित निबंध की कठिनाई से कहीं अधिक होती है। इसमें व्यक्ति की प्रतिक्रिया गति और ज्ञान पर गहरी पकड़ की आवश्यकता होती है। लगभग कोई भी इसे करने का साहस नहीं करता और न ही इसकी कोई आवश्यकता है। इसी कारण इस शाखा की स्थापना के बाद से पिछले 1000 वर्षों में किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति, जो किसी भी क्षण गिर जाने जैसा लग रहा था, इस प्रारूप में पशु प्रशिक्षक परीक्षा देने का विकल्प चुनेगा। हाँ, झांक जुबान ने सिर हिलाया। आपको इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। प्रवचन के दौरान सोचने का समय नहीं दिया जाता है और गलती करते ही आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हॉलमास्टर फैंग ने सलाह दी। मैं समझती हूँ, लेकिन मैं ब्रश का इस्तेमाल करने के लिए बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मेरे पास यही तरीका अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। झांक जुबान ने सिर हिलाया। जब तुम जिद कर रहे हो तो चलो शुरू करते हैं। झांक जुबान की आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर हॉलमास्टर फैंग ने उसकी इच्छा का पालन करने का फैसला किया। इस प्रकार वह आगे बढ़े, परीक्षा के प्रश्नपत्र निकाले और झांक जुबान की ओर देखा। मुझे स्वर्ण कवचधारी इस्पात दांत वाले जानवर की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताओ। गोल्ड आर्मर्ड स्टील फैंग बीस्ट पिक्सू क्षेत्र का एक खूंखार जानवर है जिसका पूरा शरीर सुनहरे शिल्कों से ढका होता है, जो इसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता प्रदान करता है। यह आमतौर पर दलदली क्षेत्रों या पहाड़ी झरनों के पास रहता है और आसपास उगने वाली हरी बांस घास खाता है। ये निशाचर होता है। वरिष्ठ हुयाओं ने जानवरों को वश में करने की रणनीति में इसका उल्लेख किया है। पशु प्रशिक्षक बाई जेन द्वारा लिखित गोल्ड आर्मर्ड स्टील फैंग बीस्ट का विश्वकोश में खूंखार जानवर का उनका वर्णन वरिष्ठ हुयाओं से थोड़ा भिन्न है। उनके अवलोकन के आधार पर गोल्ड आर्मर्ड स्टील फैंग बीस्ट ठंडी जगहों को पसंद करता है, इसलिए यह अक्सर छायादार जगहों पर रहता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती।
30 साल पहले बीस्ट हॉल के कई वरिष्ठ विद्वानों ने अपने सभी पूर्वजों के सिद्धांतों को एकत्रित किया और वर्षों के शोध के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिन स्वर्ण कवचधारी स्टील फैंग बीस्ट की बात की जा रही थी वे एक ही प्रजाति के नहीं थे। कुल मिलाकर 3 अलग अलग प्रजातियां हैं, अर्थात दलदली भूमि में रहने वाला मार्श स्टील फैंग बीस्ट, पर्वतीय धाराओं के पास रहने वाला माउंटेन स्टील फैंग बीस्ट और ठंडे क्षेत्रों में रहने वाला शैडो स्टील फैंग बीस्ट। इन तीनों स्टील फैंग बीस्ट्स में स्पष्ट अंतर हैं। पहला, इनके माथे के बीचों बीच की परतें अलग अलग हैं। दूसरा, इनकी पूंछ की बनावट अलग है। अगर आप मेरे जवाब की पुष्टि करना चाहें तो आप उनके द्वारा छोड़ी गई गोल्ड आर्मर्ड स्टील फैंग बीस्ट्स की विस्तृत व्याख्या देख सकते हैं। ये पुस्तकालय में 17वीं शेल्फ के बाईं ओर है। झांग जुबान ने शांत भाव से उत्तर दिया, उनका जवाब बिल्कुल सही है। स्वर्ण कवचधारी इस्पात दांत वाला जानवर एक दुर्लभ और खूंखार जानवर था। इसके अलावा इसका वर्गीकरण बेहद जटिल था। अधिकांश लोग इस खूंखार जानवर की केवल बुनियादी विशेषताओं को ही याद रख पाते और परीक्षक उनके उत्तरों को सही मान लेता। हालांकि झांग जुबान ने न केवल पूरा उत्तर दिया बल्कि वरिष्ठ पशु प्रशिक्षकों द्वारा छोड़ी गई विभिन्न पुस्तकों का भी उल्लेख किया और यहाँ तक कि उन पुस्तकों के सटीक स्थान भी बताए। अरे यार, क्या वो सचमुच सिर्फ एक इंसान है? भीड़ सदमे से आंखें फाड़ बैठी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। स्टीलबैक मंकी की विशिष्ट विशेषताएं। स्टीलबैक मंकी की रीढ़ की हड्डी बहुत विशाल और ऊंची होती है। इसकी अधिकांश शक्ति इसकी अनोखी हड्डी से ही मिलती है। इसके पैर भी बड़े होते हैं जिससे ये तेजी से दौड़ पाता है। बंदर होने के बावजूद ये पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। इसके बजाय इसकी शारीरिक संरचना बड़े वानर जैसे जंगली जानवरों से मिलती जुलती है। इन विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन ज़शान की जंगली जानवरों की प्रदर्शनी में मिलता है। वरिष्ठ ज़शान 140 वर्ष पूर्व बीस्ट हॉल के एक प्रसिद्ध पशु प्रशिक्षक थे। इससे पहले कि सब लोग संभल पाते, हॉलमास्टर फैंग ने एक और सवाल पूछा और उस युवक ने बिना किसी झिझक के एक बार फिर जवाब दिया। बस इसी तरह एक व्यक्ति प्रश्न पूछता और दूसरा उसका उत्तर देता हुआ चर्चा अत्यंत तेजी से आगे बढ़ती रही। अधिकतर समय जब तक लोग प्रश्न के उत्तर पर विचार कर रहे होते तब तक अगले प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता था। भीड़ की निगाहों में 20 साल से भी कम उम्र का यह युवक किसी उत्तर पुस्तिका जैसा लग रहा था। उसके जवाब न केवल विस्तृत थे बल्कि उसने किताबों में लिखी विभिन्न संभावनाओं और सिद्धांतों को भी सूचीबद्ध कर दिया था। उनके जवाबों में एक भी खामी नहीं निकाली जा सकी। बिल्कुल सही। नदी के कीड़े का रहने का स्थान। बिल्कुल सही। 3 धाराओं वाली नदी और विद्वान पक्षी एक साथ क्यों नहीं रह सकते? सही। ... हॉलमास्टर फैंग ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे, लेकिन उन्हें जो जवाब मिले उनसे वे इतने सदमे में आ गए कि उनका दिमाग सुन्न होने की कगार पर था। शुरू में उसे लगा कि दूसरे पक्ष को उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संयोगवश पता हैं। बाद में यदि वह प्रश्नों की कठिनाई बढ़ाएगा तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से इतनी जल्दी उत्तर नहीं दे पाएगा। हालांकि दूसरे पक्ष के बेहोश होने की कगार पर होने के बावजूद उसके जवाब और भी तेजी से आने लगे। हॉलमास्टर फैंग को लगा जैसे वह स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात, वह न केवल तेज था बल्कि उसका जवाब भी त्रुटिहीन था। अगर हॉलमास्टर फैंग ने इसे स्वयं न देखा होता तो वे इस पर विश्वास करने की हिम्मत ही न करते। ये सोचना भी कितना भयानक हो सकता है कि दुनिया में ऐसा कोई राक्षस भी हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरी पार्टी प्राचीन लाइटनिंग क्लाउड स्पैरो को पहचान सकी। जंगली जानवरों के बारे में बुनियादी ज्ञान के मामले में यह संभव था कि झांग जुबान 3 2 स्टार पशु प्रशिक्षकों से कहीं आगे था। यह असंभव है। ये सवाल बहुत मुश्किल हैं। जहां 3 2 स्टार पशु प्रशिक्षक सदमे से व्याकुल थे, वहीं जो जुबान और जू जिनहुआंग अपने सामने के दृश्य को देखकर अवाक रह गए। वे एक दूसरे की आंखों में भय देख सकते थे। हॉलमास्टर फैंग द्वारा उठाए गए प्रश्न इतने कठिन थे कि उनका उत्तर देना उनके लिए भी संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि जंगली जानवरों के बारे में उनका बुनियादी ज्ञान कमजोर था, बल्कि कई मामलों में जंगली जानवर की परिभाषित विशेषताएं बेहद मिलती जुलती थीं। जरा सी भी चूक होने पर वे गलती कर बैठते थे। उदाहरण के लिए, जिस नदी के कीड़े का अभी जिक्र किया गया है वह देखने में तो एक कीड़ा जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक बेहद शक्तिशाली और खूंखार जानवर है। इसकी हड्डियां इसकी सतह पर उगती हैं और यह अपार शक्ति से भरपूर होता है। फिर भी इतना भयंकर और विशालकाय जंगली जानवर नदी की सतह पर तैरने में सक्षम है। नदी शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि यह जंगली जानवर पानी की सतह पर रहता है, लेकिन सभी धारणाओं के विपरीत इसका प्राकृतिक आवास पहाड़ हैं। हॉलमास्टर फैंग द्वारा पूछे गए कोई भी प्रश्न सरल नहीं थे। लिखित रूप में भी उत्तर लिखने से पहले उन्हें काफी देर तक विचार करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर दूसरा पक्ष तुरंत उत्तर दे देता है, मानो उसे प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता ही न पड़ी हो। उसने ये कैसे किया? इन सबको छोड़ दे तो महाप्रतिभाशाली मूर्यु भी ऐसे सवाल का तुरंत जवाब देने में असमर्थ होगा। यह उस व्यक्ति का प्रदर्शन है जिसने सभी मूलभूत ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। जू जिंगुआंग और जो हुआन काम उठे। उन्होंने सचमुच इतने महान व्यक्ति पर अज्ञानी होने और दिखावा करने का आरोप लगाया। उनकी तुलना में उनके पास जो ज्ञान था वह हास्यास्पद रूप से दयनीय था। हालांकि प्रवचन और लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रशिक्षु सैद्धांतिक परीक्षा उत्तीर्ण करना एक ही बात लगती थी, लेकिन कई वर्षों तक पशुओं को वश में करने का अध्ययन कर चुके व्यक्ति के रूप में वे जानते थे कि यह इतना आसान नहीं था। अक्सर किसी हिंसक जानवर को वश में करने के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्थिति और अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए तुरंत सर्वोत्तम कार्रवाई का निर्णय लेना आवश्यक होता है। हर सेकंड मायने रखता है। अगर वे समय चूक जाते हैं तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है, जिससे वश में करने की प्रक्रिया कई गुना कठिन हो जाएगी। यही कारण है कि जो पशु प्रशिक्षक प्रवचन के माध्यम से सैद्धांतिक परीक्षा उत्तीर्ण करता है उसे अन्य लोगों द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रत्येक पशु प्रशिक्षक ने अंततः अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की। शुरू में तो उन्हें लगा कि झांग जुबान महज एक मस्खरा है जो नाम कमाना चाहता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जवाब न सिर्फ सटीक होंगे बल्कि उसे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो इंसान कर ही नहीं सकता। जब वे दोनों भय से कांप रहे थे तब शेन बीरू का मुंह चौड़ा खुला हुआ था।
जो व्यक्ति 2 घंटे पहले तक बीस्ट फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था, वह अनगिनत सिद्धांत और तथ्य ऐसे बता रहा था मानो उनका कोई महत्व ही न हो। चाहे वह कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, ये स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ थी। क्या वास्तव में उसके पास भविष्यवक्ता जैसी प्रतिभा है? अगर पहले उसे सिर्फ संदेह था, तो इस समय वह इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित थी। अगर उसे पहले से प्रश्न पता नहीं थे, तो वह इतनी जल्दी सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकता था? दूसरी ओर मोयू के माथे पर शिकन साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में संदेह के भाव झलक रहे थे और वह सोच विचार कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस इतना ही। हॉलमास्टर फैंग, बीस्टैमलू, बीस्टैमवांग, क्या मेरे जवाब सही हैं? कुछ देर बाद झांग जुवान ने आखिरकार आखिरी सवाल का जवाब देना समाप्त किया और उन पर मुस्कुराया। आपके उत्तर बिल्कुल सही हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जिसके बाद हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाकर सहमति दी। दूसरे पक्ष ने सैद्धांतिक परीक्षा में 1 घंटे से भी कम समय में सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया का इतिहास भी बताया। वे उनके जवाबों की विस्तृतता और सटीकता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। चूंकि आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, इसलिए आप पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। हॉलमास्टर फैंग को परिणाम घोषित करने में देर नहीं लगी। फिर उन्होंने झांग जुबान की ओर एक बार फिर देखा और कहा, चूंकि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, तो चलो दूसरी परीक्षा, एक जंगली जानवर को वश में करने की परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे पास आधा महीना है और परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें केवल प्रारंभिक वशीकरण की क्षमता हासिल करनी होगी। आधा महीना, ये तो बहुत लंबा समय है। क्या आप यहाँ कोई जंगली जानवर रखते हैं? क्या आप मुझे उसे पालतू बनाने की अनुमति देंगे? शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला में असंख्य खूंखार जानवर मौजूद हैं, फिर भी जांच के मानदंडों पर खरा उतरने वाला कोई विशिष्ट जानवर ढूंढना आसान नहीं है। अगर झांग शुवान ऐसे किसी जानवर की तलाश में निकले तो इसमें काफी समय लग जाएगा। चूंकि वह अभी पशुशाला में है, इसलिए संभवतः उसे कोई उपयुक्त खूंखार जानवर मिल जाएगा। ऐसा कहते ही झांग जुबान खड़े हो गए। पूरे प्रवचन के दौरान झांग जुबान का थका हुआ शरीर थोड़ा ठीक हो गया था। हालांकि उनकी हालत अभी भी इष्टतम नहीं थी, लेकिन वह पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर स्थिति में थे। क्या मैं तुम्हें इसे वश में करने की अनुमति दूं? ये शब्द सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। ये तो मजाक है। हर जंगली जानवर कीमती होता है, भला हम तुम्हें उसे पालतू बनाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? वैसे भी पशुशाला में केवल पालतू जानवरों को ही प्रवेश की अनुमति है, वरना अगर भगदड़ मच गई तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। झांग जुबान को इस तरह के अनाड़ीपन भरे शब्द बोलते सुनकर मोयू ने नाखुशी से ठंडी आवाज में नाक सिकुड़ी। क्या ऐसा है? झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पशु प्रशिक्षक की परीक्षा इतनी मुश्किल होगी। अब वह जंगली बेकाबू जानवर कहाँ से ढूंढेगा? अरे हाँ, क्या मैं आपका हरा भरा बाज पालतू बनाने के लिए उधार ले सकता हूँ? अचानक झांग जुबान के मन में एक विचार कौंधा। उसने तुरंत मोयू की ओर मुड़कर पूछा। अध्याय 251, पशु को पीट पीट कर वश में करने की विधि, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। बीस्ट हॉल में मौजूद खूंखार जानवर वे हैं जिन्हें पशु प्रशिक्षकों ने बड़ी मेहनत के बाद वश में किया है, इसलिए इन्हें निजी संपत्ति माना जाता है। अधिकांश पशुपालक अपने जंगली पशुओं को अपनी पत्नियों के समान मानते हैं, और झांग जुबान का किसी पालतू जंगली पशु को उधार लेने का अनुरोध किसी दूसरे की पत्नी को खेलने के लिए उधार लेने से कम नहीं था। सब लोग उसे ऐसे घूर रहे थे मानो किसी मूर्ख को देख रहे हों। मोयू लगभग वहीं पर भड़क उठा। क्या तुम मेरे जंगली जानवर को पालतू बनाने के लिए उधार ले रहे हो? आखिर उसे ऐसा विचार आया कैसे? किसी जंगली और हिंसक जानवर को वश में करना किसी पालतू जानवर को वश में करने के समान कैसे हो सकता है? बाद वाले को वश में करना एक जंगली हिंसक जानवर को वश में करने की तुलना में कई गुना अधिक कठिन है। हालांकि उसने हरे रंग के चील को केवल प्रारंभिक स्तर पर ही वश में किया था, फिर भी वह उससे 7-8 दिनों तक बातचीत कर चुकी थी और उसकी कई कठिन मांगों को मान चुकी थी। उन दिनों के दौरान जब वे दोनों साथ थे, उनके बीच एक गहरा और मजबूत बंधन पनप चुका था। विरिडेसेंट ईगल का वफादारी स्तर पहले ही 30 तक पहुंच चुका था और उन्नत वशीकरण हासिल करने के लिए 31 से बहुत दूर नहीं था। इसके अलावा ये हरा भरा बाज घमंडी है और इंसानों से मेलजोल रखना पसंद नहीं करता। कई संयोगों के चलते ही वह इसे वश में करने में सफल हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि वह इसे उससे उधार लेना चाहता है ताकि इसे वश में कर सके। क्या आपको लगता है कि यह एक मजाक है? उसे इतनी घुटन महसूस हो रही थी कि वह गुस्से से पागल होने ही वाली थी। वह दूसरे पक्ष के ठोस मूलभूत ज्ञान से इतनी प्रभावित हो गई थी और सोच रही थी कि वह जानवरों को वश में करने में माहिर है, तभी उसने तुरंत एक नौसिखिए के शब्द बोल दिए। उधार लेना, अपना दिमाग उधार लेना। ये पहली बार है जब मैं सुन रहा हूँ कि किसी खूंखार जानवर को पालतू बनाने के लिए उधार लिया जा सकता है। क्यों ना आप किसी और की पत्नी को उधार लेकर उसके साथ खेलें? उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वह दूसरे व्यक्ति को उसके नासमझ शब्दों के लिए फटकार लगाने वाली थी, झू जिनहुआन पास आया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। मोयू शियाओ जी, मुझे लगता है कि उसे विरिडेसेंट ईगल को वश में करने के लिए उधार देना एक अच्छा विचार है। क्या कहा आपने? मोयू ने झू जिनहुआन को गुस्से से घूरा। ऐसा लग रहा था मानो अगर उसका जवाब उसे पसंद नहीं आया तो वह तुरंत गुस्से से भड़क उठेगी। तुमने हरे भरे चील को तो वश में कर लिया है और उसकी वफादारी का स्तर भी 30 तक पहुंच गया है। उसके लिए इसे वश में करना बिल्कुल नामुमकिन है। क्या ये प्राणी घमंडी और खुशमिजाज नहीं हो रहा है? तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए और अगर वह नाकाम हुआ तो उसे जरूर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। झू जिंगुआंग ने परेशान किया। बिल्कुल सही। हॉलमास्टर फैंग जैसे 2 सितारा शिखर पशु प्रशिक्षक भी एक पालतू पशु को वश में नहीं कर सकते। पशु प्रशिक्षक न होते हुए भी वह इतनी घमंडी बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें उसे सबक सिखाना चाहिए, जो जुबान ने बीच में कहा। उन दोनों की बातें सुनकर मोयू एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे लगा कि उनकी बातें तर्कसंगत हैं। तकनीकी रूप से पालतू जानवर को वश में करना असंभव है। चूंकि यह व्यक्ति इतनी दृष्टतापूर्ण हरकतें कर रहा है, इसलिए उसे शर्मिंदा होने देना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा सोचते ही उसने ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ी और झांक जुबान की ओर देखा। तुम मेरा हरा भरा चील उधार लेना चाहते हो?
ये रहा, अगर तुम इसे वश में कर सको तो मैं तुम्हें इसे दे दूंगी। क्या आप गंभीर हैं? झांग जुबान ने तो बस यूं ही पूछ लिया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसकी बात मान लेगा। चमकती आंखों से उसने हॉलमास्टर फैंग और बाकी लोगों की तरफ मुड़कर पूछा, अगर मैं इस हरे भरे बाज को वश में कर लूं तो क्या इसे दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मान्य माना जाएगा? हाँ, इसे पास माना जा सकता है। हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। इस शख्स ने अभी अभी अपने भाषण के माध्यम से पशुओं को वश में करने के अपने विशाल ज्ञान का प्रदर्शन किया था। अचानक वह इतना अज्ञानी और अनुभवहीन क्यों हो गया? यह हरा भरा बाज स्पष्ट रूप से मुयू को बहुत पसंद करता है और यह बस कुछ ही समय की बात है जब वह पूरी तरह से उसके वश में हो जाएगा। फिर भी आप इसे वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मुसीबत मोल नहीं ले रहे हैं? इस तरह समय बर्बाद कर रहे हो। इससे बेहतर है कि बाहर जाकर किसी जंगली खूंखार जानवर की तलाश कर लो। अच्छा, कुछ देर आराम करने के बाद झांग जुबान उन किताबों की नकल बनाने से हुए नुकसान से लगभग उबर चुका था। मुस्कुराते हुए वह विरिडेसेंट ईगल की ओर बढ़ा। छोटे चील, तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें पहले ही मुझे सौंप दिया है। जल्दी करो और मेरी बात मानो। क्यों? टोंग जुबान क्षेत्र का ये खूंखार जानवर इंसानी भाषा समझ सकता है। झांग जुबान की बातें सुनकर यह जानवर गुस्से से भड़क उठा। ये तो सरासर उकसावा है। मुझे वश में करने की कोशिश में दूसरे लोग मेरे लिए अच्छा खाना, मनोरंजन और तरह तरह के खजाने लाए। फिर भी तुम मेरे पास खाली हाथ आए। इससे भी महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा ये रवैया क्यों है? ऐसा व्यवहार करना मानो तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करना मेरा सौभाग्य हो। मुर्गा, क्रोधित हरे रंग के चील ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और सीधे झांग जुबान पर प्रहार किया। खुला हवा जोरों से बह रही थी। लचीले पंख और नुकीले पर हवा को ऐसे चीर रहे थे मानो कोई तेज चाकू हो, जिससे हवा में कर्कश ध्वनि गूंज रही थी। ये प्राणी टोंगजुबान स्तर का एक खूंखार जानवर है और इसकी युद्ध क्षमता एक औसत टोंगजुबान स्तर के साधक से कहीं अधिक है। ऐसा लगा मानो पंख जहां से गुजरे वहां से हवा फट गई हो। सभी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और वे पीछे हट गए। पिक्स्यू क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी इसकी गति से उत्पन्न होने वाली आघात तरंग को सहन करना मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है कि इसका सीधे सामना करना तो दूर की बात है। सबके पीछे हटने के बावजूद झांग जुबान का चेहरा बिल्कुल शांत था। शरीर को हल्का सा हिलाते हुए वह 7 से 8 मीटर दूर पहुंच गया और इस तरह हमले से बच गया। पाइप पंखों के टकराने के बाद कठोर नीले पत्थर की जमीन पर 12 मीटर लंबी दरार पड़ गई। नीले पत्थर की यह जमीन बीस्ट हॉल ने बेयू शहर से बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदी थी। पिक्सुए क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ के लिए भी इस पर मुके से कोई निशान छोड़ना मुश्किल होता। फिर भी हरे रंग के चील के पंखों के हल्के से वार से ही इतनी बड़ी दरार पड़ गई। मजबूत युनताओ और अन्य लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। अगर वे होते तो वे निश्चित रूप से समय रहते हमले से बच नहीं पाते। पल भर में ही उनकी मौत हो जाती। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरत रहा। सबके डर के विपरीत झांग जुबान ने नाखुशी से भौहें चढ़ा लीं। क्यों? ये शब्द सुनकर और झांग जुबान के चेहरे के भाव देखकर हरा चील और भी क्रोधित हो गया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह हवा में उड़ गया और अपने नुकीले पंजों से झांग जुबान पर हमला कर दिया। विरिडेसेंट ईगल के 2 सबसे शक्तिशाली हमले विंग स्वीप और स्टील क्लॉ हैं। दूसरा दांव पहले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा इसमें उड़ान का लाभ मिलता है और नीचे की ओर झपट्टा मारने से मिलने वाली गति इसकी ताकत को और बढ़ा देती है। यहाँ तक कि आधे जोंगशी के विशेषज्ञ के लिए भी बिना तैयारी के इस दांव का सामना करना मुश्किल होगा। जो व्यक्ति मृत्यु को गले नहीं लगाएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हें शुरू से ही इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए था। एक हरे रंग के चील को चिढ़ाने की हिम्मत करने के लिए तुम यही हकदार हो। जू जिनहुआंग, जो हुआन और अन्य लोगों ने ठंडी हंसी उड़ाई। उनके सबसे मजबूत रक्षक भी हरे भरे चील के इस शक्तिशाली हमले का सामना नहीं कर पाए। उन्हें विश्वास नहीं था कि 20 साल से भी कम उम्र का यह युवक इस हमले से बच पाएगा। जिस क्षण वो अपने पंजों की चपेट में आएगा, भले ही वो टुकड़े टुकड़े न हो जाए, लेकिन उसे निश्चित रूप से गंभीर चोटें आएंगी। इस चाल से विरिडेसेंट ईगल 500 डिंग से अधिक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो कि हाफ जोंगशी के बराबर है। इस चाल से निपटने का एकमात्र तरीका इससे बचना है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह लड़का दूसरों को इतना क्रोधित करने में माहिर होगा। महज कुछ शब्दों से ही उसने हरे रंग के चील को क्रोधित कर दिया। जब सबने उसे अपने शक्तिशाली लोहे के पंजों का इस्तेमाल करते देखा तो सब चिंतित हो गए। ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनमें जंगली जानवरों को वश में करने की कोशिश में पशु प्रशिक्षकों की मौत हो गई। हालांकि बीस्ट हॉल में किसी व्यक्ति की किसी खूंखार जानवर द्वारा हत्या किए जाने की घटना पहले कभी नहीं सुनी गई थी। जब सभी को लगा कि झांग जुबान पर विपत्ति आ पड़ेगी, तभी उनकी शांत आवाज गूंजी। चूंकि तुम सुनने को तैयार नहीं हो, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। बोलते समय उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दूसरे पक्ष के तीखे हमलों का सीधे सामना किया। ओह, सभी लोग से हर उठे। हरे रंग के चील के पंजे इस बात को भी चकनाचूर करने में सक्षम हैं। फिर भी मुक्कों से उसका सामना करना। पेंग, किसी के भी अपने आतंक से उबरने से पहले ही मुक्का और पंजा आपस में टकरा गए। सभी को लग रहा था कि उस नौजवान की बांह टूट जाएगी और उसे गंभीर चोटें आएंगी, तभी अचानक उस घमंडी हरे रंग के चील ने चीख मारी। मानो किसी विशाल पहाड़ से टकरा गया हो। वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा और आसमान से नीचे गिर पड़ा। सकना, यह जमीन पर जोर से गिरा। इस समय हर कोई इसके विकृत पंजों को देख सकता था। ओह, सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। आह, वही विस्मयबोध, लेकिन एक डर से भरा था तो दूसरा सदमे से। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी मनोदशा रोलर कोस्टर पर सवार होकर एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ रही हो और फिर अचानक रुक जाए। किसी खूंखार जानवर को पकड़ना भी इससे ज्यादा रोमांचक नहीं होता। क्या तुम अभी अभी घमंडी जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे? हालांकि इससे पहले कि वे सदमे से उबर पाते, झांग जुबान पहले ही हरे भरे चील के पास पहुंच गया था और उस पर एक लात मार दी थी। पेंग, इससे पहले कि विरिडेसेंट ईगल कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह बाहर की ओर उड़ गया। वह कमरे में एक खंभे से बुरी तरह टकराया और लगातार छटपटाने लगा। उसकी लात की ताकत निस्संदेह 600 डिंग से कहीं अधिक थी।
चील की रक्षा प्रणाली कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसका सामना करना असंभव होना चाहिए था। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करने का मतलब है कि तुम जीने से थक चुके हो। ऐसा लग रहा था कि झांक जुबान की झुंझलाहट को दूर करने के लिए एक लात काफ़ी नहीं थी। वह आगे बढ़ा और उसने एक बार फिर लात मारी। पेंग! हरा चील एक बार फिर हवा में उछल गया। उसका घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था और इस समय वह बेहद दयनीय हालत में दिख रहा था। अगर उसमें एक खूंखार जानवर जैसी जबरदस्त रक्षा शक्ति न होती तो 2 लातों से ही उसकी जान निकल जाती। रुकना! मोह्यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उसका खूंखार जानवर था। अगर झांक जुबान उसे इसी तरह पीटती रही तो भले ही वह मरे नहीं, लेकिन अपंग हो जाएगा। वह उस खूंखार जानवर को, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पालतू बनाया था, यूं ही मरने नहीं दे सकती थी। मोह्यू शियाओजी, घबराओ मत। ये जानवर को काबू में करने की विधि होनी चाहिए। युनताओ जल्दी से चलकर उसे यह बात बताने गई। जानवरों को पीट पीट कर वश में करने की विधि। ये नाम मैंने सोचा है। एल्डर जब भी किसी जानवर को वश में करते हैं तो पहले उसे पीटते हैं। लगता है इस बार भी वो यही कर रहे हैं। युनताओ की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। एल्डर झांक जुबान से जैसी उम्मीद थी, उनकी पशु वश में करने की विधि वाकई असाधारण है। ये टोंगो जुबान क्षेत्र के सबसे कठिन जंगली जानवरों में से एक है जिसे वश में करना बहुत मुश्किल है। अन्य लोगों को इसे मनाने के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन और खजाना लाना पड़ता। फिर भी उसने बिना किसी दया के तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वह उसकी हिम्मत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। क्या वह सचमुच उस खूंखार जानवर को इस तरह वश में कर सकता है? मुझे लगता है कि वह केवल हरे भरे चील के क्रोध और आक्रोश का पात्र बनेगा। मोह्यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पुस्तकालय की लगभग सभी किताबें पढ़ ली थी, लेकिन उसने कभी भी किसी जानवर को पीट पीट कर वश में करने की विधि के बारे में नहीं सुना था। ऐसा करने से उस क्रूर जानवर में केवल आक्रोश ही उत्पन्न होगा। यदि ऐसा है तो उसे सफलतापूर्वक वश में कैसे किया जा सकता है? विरडेसेंट ईगल सबसे शक्तिशाली और खूंखार हवाई जीवों में से एक होने के नाते एक जंगली और अभिमानी स्वभाव का होता है। इसमें बहुत गर्व होता है और यदि कोई इसके साथ बराबरी का व्यवहार करने की कोशिश करे तो भी यह हार मान सकता है। हालांकि यदि कोई इसे पीट पीट कर वश में करने की उम्मीद करे तो यह कोरी कल्पना मात्र है। मोह्यू ने अपनी आस्तीन झटकते हुए गुस्से से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका शरीर अचानक जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बुदबुदाई, अरे यह क्या हो रहा है? अचानक ही आक्रामक हरे रंग का चील अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा और झांक जुबान के शरीर से अपना सिर रगड़ने लगा, मानो वह एक वफादार कुत्ता हो। यह स्वैच्छिक प्रस्तुति है। अध्याय 252, असफल, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। यह एक अतुलनीय रूप से अभिमानी हरे रंग का चील है। इसे वश में करने के लिए मोह्यू ने विशेष रूप से पर्वत की चोटी पर चढ़कर स्वयं पिक्स्यू क्षेत्र के एक सांप का वध करके उसके लिए भोजन तैयार किया और उसके स्नान के लिए बर्फ का पानी इकट्ठा किया। फिर भी ये साथी केवल परीक्षा में उसके साथ जाने के लिए ही राजी हुआ था। एक तरह से वह अभी तक इसे पूरी तरह से वश में नहीं कर पाई है, लेकिन पिटाई के बाद उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जिस बात ने मोह्यू को सबसे ज्यादा परेशान किया वह थी उसके चेहरे पर दिख रही चापलूसी भरी अभिव्यक्ति, मानो वह दूसरे पक्ष को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। ये सब क्या है? मोह्यू को अपनी छाती में घुटन महसूस हुई। अचानक ही उसे असहजता होने लगी। वह उसका जंगली जानवर था और वह उसके साथ समझौता करने से बस कुछ ही कदम दूर थी। फिर भी इस समय वह किसी और की गोद में लेटा हुआ था, उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। वह इतनी उदास थी कि उसे उससे आंतरिक चोटें लगने ही वाली थीं। कुछ क्षण पहले बेहद आत्मविश्वास से भरे जू जिनहुआंग और जो जुबान का चेहरा मानो किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उनके चेहरे अविश्वास से विकृत हो गए और ऐसा लग रहा था मानो वे रोने ही वाले हों। पिटाई के बाद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण। क्या हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं? आप दोनों। वे अभी भी इस मामले पर विचार ही कर रहे थे कि मोह्यू शियाओजी ने बर्फीले भाव से उनकी ओर देखा। उसके दांत इतने कसकर भींचे हुए थे कि उनके आपस में रगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या तुम दोनों ने नहीं कहा था कि वह असफल हो जाएगा? मैं, जू जिंगुआंग और जो हुआन डर से कांपने लगे। उन्होंने ही मो शियाओजी को हरे रंग के चील को दूसरे पक्ष को सौंपने के लिए राजी किया था ताकि वह उसे पालतू बना सके। उन्हें लगा था कि वे दूसरे पक्ष को शर्मिंदा होते हुए देख सकेंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। मो शियाओजी, घबराओ मत। मुझे लगता है कि हरा चील पिटने के बाद घबरा गया है, इसलिए वह आत्मसमर्पण का नाटक कर रहा है। वह शायद थोड़ी देर में पलटवार करेगा। होठों को सिकोड़ते हुए जू जिनहुआंग ने जल्दी से समझाया। सचमुच सचमुच, इतने क्रूर जानवरों में भी बुद्धि होती है। इसने सोचा होगा कि यह उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इसने झांक जुबान के सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और बदला लेने के लिए एक और अवसर की तलाश करने का फैसला किया। जो जुबान ने कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शोरगुल सुनाई दिया। उसने झट से पलटकर देखा तो झांक जुबान ने दूसरे पक्ष के गले में खून की एक बूंद डाल दी। अनुबंध स्थापित हो चुका था। क्यों? अनुबंध स्थापित होने के बाद हरा चील संतुष्टि से झांक जुबान के सामने लेट गया। वह लगातार झांक जुबान के कपड़ों पर अपना सिर रगड़ रहा था, मानो कोई आलसी बिल्ली हो जिसे अभी अभी भोजन मिला हो और वह अपने मालिक के प्रति स्नेह से भरी हो। क्या आप इसे प्रतिशोध लेने के लिए समर्पण कर ढोंग करना कहते हैं? गुस्से से आग बबूला होकर मोह्यू का चेहरा लाल हो गया। उसने दोनों को लात मारी जिससे वे हवा में उछल पड़े। क्या आपने कभी ऐसा कोई जानवर देखा है जो समर्पण का दिखावा करते हुए समझौता करता हो? क्या आपने कभी किसी प्रतिशोधी क्रूर जानवर को इस तरह से व्यवहार करते देखा है? मोह्यू की सांसें तेज हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे वह गुस्से के मारे फट पड़ने वाली हो। उसने इन दोनों व्यक्तियों की बातों पर विश्वास क्यों किया और हरे रंग के बाज को दूसरे पक्ष को पालतू बनाने के लिए क्यों सौंप दिया? अब पछताने का कोई समय नहीं था, क्योंकि उन दोनों के बीच पहले ही एक समझौता हो चुका था। फिर भी अपने गुस्से के साथ साथ वह हैरान भी थी। आखिर उसने ये कैसे किया? उसने पूरी वशीकरण प्रक्रिया को ध्यान से देखा था। उसने बस इतना किया कि दूसरे पक्ष को क्रोधित किया और फिर उसे पीटा। इसके बाद उसने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और उसके शरीर पर कुछ जगहों पर थपथपाया।
और हरे रंग के चील का रवैया तुरंत बदल गया। उसका क्रोधित चेहरा अचानक आश्चर्य और उत्साह में बदल गया, जिसके बाद उसने तुरंत झांग जुबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सही है? उसने कुछ तो कहा होगा, अन्यथा इसका रवैया इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? बस यही, उसने ऐसा क्या कह दिया होगा जिससे उस उग्र हरे रंग के चील का रवैया अचानक बदल गया, जो उसे जान से मारना चाहता था। कैसे? मेरी बात सच है ना? यह हेल्द झांग जुबान की कला है, पशु को पीट पीट कर वश में करने की विधि। कोई भी खूंखार जानवर उनके हाथों पीटने के बाद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देगा। युनताओ दिल खोलकर हंसा। क्या आपको अभी उस पर शक नहीं हुआ? तो इसे ध्यान से देखिए। परादी रंग के चील ने वास्तव में बुरी तरह पिटने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। यह मोयू शियाओजी का खूंखार जानवर है। ये कैसे संभव है? मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी जंगली जानवरों को पीट पीट कर वश में करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे थे, तो आखिर वह कैसे सफल हो गया? डॉट 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 सभी लोग अचंभित रह गए। ये स्थिति विशेष रूप से 3 2 स्टार पशु प्रशिक्षकों के लिए थी। उन्हें सिर में चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी पशु प्रशिक्षक ने हिंसक जानवर को पीट पीट कर वश में करने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन ऐसे प्रयास न केवल हिंसक जानवर को वश में करने में विफल रहे, बल्कि इससे उनका क्रोध भी भड़क उठा। इस तरह से वश में किए गए अधिकांश हिंसक जानवर भोजन त्याग देते थे और भूख से मर जाते थे। हर तरफ असफलता के मामले थे। दूसरों को दरकिनार करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी इस विधि को आजमाया था। यही कारण था कि उन्हें युनताओ की बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। फिर भी ये सोचकर हैरानी होती थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। हरे रंग के बाज को पीटते ही वह तुरंत उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या ये वही अभिमानी और उग्र हरे रंग का चील है? अब ये किसी आज्ञाकारी कुत्ते की तरह क्यों लग रहा है, जो इतनी बेशर्मी से झांग जुबान की चापलूसी कर रहा है? वे अभी भी अविश्वास की स्थिति में थे जब झांग जुबान आगे बढ़ा और पूछा, हॉल मास्टर फैंग और दोनों पशु प्रशिक्षकों, क्या मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है? यह सदमे से उबरते हुए हॉल मास्टर फैंग ने तुरंत खांसते हुए कहा, खांसी खांसी, एक पल रुकिए। पास या फेल होने का फैसला करने से पहले हमें वफादारी स्तर की जांच करनी होगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हरे रंग के चील को वश में कर लिया गया है, फिर भी आधिकारिक सत्यापन की आवश्यकता थी। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना था कि परीक्षण निष्पक्ष और सटीक हो। दूसरे, वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या इस हरे रंग के चील ने सचमुच उनके सामने आत्मसमर्पण किया है। यदि वह अपने दिल की गहराई से उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करता, तो उस पर उड़ान भरना खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, झांग जुबान ने लापरवाही से कहा। उन्हें हरे रंग के चील की अपने प्रति वफादारी पर पूरा भरोसा था। स्वाभाविक रूप से हरे भरे बाज ने सिर्फ इसलिए उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया क्योंकि उसने उसे पीट दिया था। जब उस चील ने उस पर हमला किया तो झांग जुबान के दिमाग में उस पर एक किताब तैयार हो गई। इसके बाद उसने तेजी से उस किताब को पढ़ा और चील की कमियों को समझ लिया। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वह उसे सिर्फ पीट रहा है, लेकिन असल में उसने अपने शुद्ध चैन की ऊर्जा को दूसरे पक्ष के शरीर में प्रवाहित करके उसकी रिक्त रेखा को शुद्ध कर दिया था। एक साथ गाजर और छड़ी दोनों का प्रयोग करके उसके लिए आत्मसमर्पण न करना मुश्किल होगा। उनकी स्वरपथ की झेंकी एक अद्वितीय उपकरण है जो किसी भी क्रूर जानवर के रक्त को शुद्ध करने और उसकी साधना को बढ़ाने में कारगर है। कोई भी क्रूर जानवर इसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। चूंकि उनके पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो झांग जुबान के हाथों मारे जाएं या उसका अनुसरण करें और अपनी ताकत बढ़ाएं। चाहे कोई क्रूर जानवर कितना भी मूर्ख क्यों न हो, यह स्पष्ट था कि वे क्या चुनेंगे। इसके वंश को शुद्ध करने और इसकी शक्ति बढ़ाने की तुलना में अन्य सभी स्वादिष्ट व्यंजन, टॉनिक और ऐसी चीजें कुछ भी नहीं थीं। विंग बीस्ट टैमलू ने हॉट इंक्विजिशन क्रिस्टल लिया और विरिडेसेंट ईगल पर परीक्षण करना शुरू कर दिया। जो जुबान और जू जिनहुआन खड़े हुए और राजकुमारी मोयू के पास चले गए। मोयू शियाओजी, चिंता मत करो, अगर उसने समझौता कर लिया है तो क्या हुआ? क्योंकि हरे रंग के चील को जबरदस्ती से वश में किया जाता है, इसलिए उसकी वफादारी का स्तर कम ही होगा। अधिकतम होने पर भी ये केवल 31 ही होगा। अगर यह सिर्फ 31 है और ये देखते हुए कि शियाओजी का वफादारी स्तर 30 है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप इसे वापस काबू में कर पाएंगे। उन दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी। हालांकि तकनीकी रूप से एडवांस टैमिंग इंसेप्टिव टैमिंग से उच्च स्तर है, लेकिन व्यवहार में वफादारी का स्तर 31 और 30 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जब तक मोयू उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाकर खुश रखती है, हरा भरा चील उसके पास वापस आ सकता है। ये कहावत कि एक जंगली जानवर अपने पूरे जीवन में केवल एक ही स्वामी को मानता है, वास्तव में एक सामान्य कथन मात्र है। किंवदंती है कि वास्तव में कुशल पशु प्रशिक्षक कुछ ही शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति के पालतू जानवर को भी वश में कर सकते हैं, भले ही उस जानवर ने पहले से ही किसी अन्य प्रशिक्षक के साथ अनुबंध कर रखा हो। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो ये तथ्य कि झांग जुबान मोयू के हरे भरे बाज को वश में करने में कामयाब रहा, ये साबित करता है कि यह पूरी तरह से असंभव नहीं था। चूंकि यह एक बार पक्ष बदल चुका है, इसलिए ये दोबारा भी ऐसा कर सकता है। अधिकतम 31। मोयू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। सचमुच क्रूर बल से वश में किया गया एक बर्बर जानवर कितना वफादार हो सकता है? क्या ये कहने की भी जरूरत है? जू जिनहुआंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे अचानक अपनी बांह पर जकड़न महसूस हुई। क्या गलत? पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि उसे जो जुबान ने पकड़ा था। देखना, जो जुबान के होंठ कांप रहे थे। जिस दिशा में वह इशारा कर रहा था उस दिशा में देखते हुए जू जिनहुआंग ने एक नजर डाली और उसके मुंह से निकले सारे शब्द गायब हो गए। पल भर में उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। हॉट इंक्विजिशन क्रिस्टल पर संख्याएं दिखाई दी थीं। झांग जुबान के प्रति हरे रंग के चील की वफादारी का स्तर 45 है। पूर्ण समर्पण, सर्वोच्च संभव अवस्था, संपूर्ण चुप्पी। सभी के होश उड़ गए। दरअसल जो जुबान और जू जिनहुआंग ही अकेले ऐसे नहीं थे जो ऐसा सोचते थे। सभी को यही लगता था कि हरामजादा होने के कारण हरे भरे चील का वफादारी स्तर कम होगा, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह 45 तक पहुंच जाएगा। ये पूर्ण समर्पण था, एक क्रूर जानवर की वफादारी का उच्चतम स्तर।
अनगिनत पशु प्रशिक्षक वर्षों तक अपने क्रूर जानवरों के साथ रहे थे, लेकिन उनमें ऐसी वफादारी पैदा करने में असमर्थ रहे। फिर भी ये स्तर महज एक बार पिटाई करने से ही हासिल हो गया। दुनिया के प्रति सबका नजरिया पूरी तरह बदल गया। इसे पास माना जाना चाहिए, है ना? हॉट इंक्विजिशन क्रिस्टल पर अंकित संख्या को देखकर झांग जुवान को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए हॉलमास्टर फैंग की ओर देखा। सैद्धांतिक परीक्षा के पहले चरण में आपने बिना किसी गलती के प्रवचन उत्तीर्ण किया। दूसरे चरण में आपने 45 के निष्ठा स्तर के साथ एक हरे रंग की चील को वश में कर लिया। हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाया। मैं घोषणा करता हूं कि झांग जुवान ने पशु प्रशिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वह आधिकारिक तौर पर प्रथम सितारा पशु प्रशिक्षक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर झांग जुवान ने संतोष से सिर हिलाया। इस पहचान के साथ उसे बीस्ट हॉल से उधार लिए गए हवाई खूंखार जानवरों पर भविष्य की सवारी के लिए भुगतान करने से छूट मिल जाएगी। एक पल इंतजार करें। हॉलमास्टर फैंग द्वारा परिणाम की घोषणा समाप्त होते ही एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। क्या हुआ? बीस्ट एमएमओ। हॉलमास्टर फैंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा। बोलने वाला मो यू था। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी, इसलिए उसने सम्मान दिखाने के लिए उसे पशु प्रशिक्षक कहकर संबोधित किया। मैं परिणामों से असहमत हूं। मेरा मानना है कि उसने परीक्षा के मानदंडों को पूरा नहीं किया है और इसलिए वह आधिकारिक पशु प्रशिक्षक बनने के योग्य नहीं है। मोयू आगे बढ़ी और बोली। ओह! हॉलमास्टर फैंग ने भौहें चढ़ाईं। पशु वशीकरण परीक्षा के लिए किसी को अपने से अधिक शक्तिशाली एक खूंखार पशु को वश में करना होता है। भले ही झांग जुवान ने अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उसने हरे रंग के चील को आसानी से हराया, उससे ये स्पष्ट है कि उसकी साधना का स्तर इससे कहीं अधिक है। कम से कम वह संभवतः टोंगजुवान स्तर के शिखर पर है। मोयू ने ठंडे लहजे में कहा। कहने का मतलब है, भले ही उसने हरे रंग के चील को वश में कर लिया हो, लेकिन उसने केवल एक ऐसे क्रूर जानवर को वश में किया है जिसका साधना स्तर उससे कम है। इस हिसाब से वह आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता और इसलिए उसे उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। यह उसकी बातें सुनकर हॉलमास्टर फैंग हिचकिचा गए। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा दूसरे पक्ष ने कहा था। परीक्षा के लिए जिस जंगली जानवर को वश में किया जाता है, उसकी साधना का स्तर परीक्षार्थी से अधिक होना चाहिए। झू जुवान, झू जिनहुआंग और युनताओ ने इस शर्त को पूरा किया था। पिछली लड़ाई में झांग जुवान ने पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से दूसरे लोग उसकी साधना के स्तर को नहीं समझ पाए थे। फिर भी जिस आसानी से उसने हरे रंग के चील को हराया था, उससे यह बात पक्की थी कि उसका साधना स्तर हरे रंग के चील से कहीं ऊपर था। आमतौर पर प्रचलित नियमों के अनुसार झांग जुवान अभी पशु प्रशिक्षक बनने के योग्य नहीं था। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं पशु प्रशिक्षक बनने के योग्य नहीं हूं क्योंकि मैंने जिस जंगली जानवर को वश में किया है उसका साधना स्तर मुझसे कम है? झांग जुवान ने उसकी ओर देखा। हाँ, मोयू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तो फिर अगर यह हरा भरा चील टोंगक्सुआन क्षेत्र में नहीं बल्कि अर्धजोंगशी क्षेत्र में है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है? झांग जुवान ने पूछा। बिल्कुल, मोयू ने सिर हिलाया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह हाफजोंगशी स्तर तक पहुंच गया होगा। अच्छा, झांग जुबान ने सिर हिलाते हुए हरे रंग के चील की ओर मुड़कर कहा। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। क्यों? एक तीखी आवाज के बाद हरे रंग के चील के विशाल शरीर से अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। अध्याय 253। क्या आप एक महान शिक्षक हैं? स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। बूम! इस समय हरा भरा चील किसी बम की तरह लग रहा था जो किसी भी क्षण फट सकता था। उसके शरीर से बहते पानी जैसी ध्वनि आ रही थी और उसके असंख्य स्पर्श बिंदु झिलमिला रहे थे, मानो उनमें कोई शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। गेजी गेजी! उसके शरीर के भीतर की ध्वनि तीव्र होती गई और उसका 3 मीटर लंबा शरीर अचानक बढ़ गया। उसी समय उसके पंख भी बाहर की ओर फैल गए। क्या ये वंश विकास है? क्या यह अपनी साधना के स्तर को पार कर रहा है? हॉलमास्टर फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए बीस्ट एमलू और बीस्ट एमावान के चेहरे उत्तेजना से लाल हो गए और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वंशानुगत विकास, यह क्या होता है? किसी ने संदेहपूर्वक पूछा। कमरे में मौजूद सभी लोग पशुपालक नहीं थे, जैसे कि युनताओ, झू जिनहुआंग और जो जुवान के अंगरक्षक। उन्हें पशुपालन का पूरा ज्ञान नहीं था। एक जंगली जानवर की ताकत कई कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें से 3 सबसे आम हैं। पहला, उम्र। एक जंगली जानवर उम्र के साथ बढ़ता है और वयस्क होने पर ही अपनी ताकत के चरम पर पहुंचता है। ये जंगली जानवर की ताकत को सीमित करने वाला सबसे आम कारक भी है। दूसरा, वंश। जंगली जानवर का वंश जितना शक्तिशाली होगा, उसमें उतनी ही अधिक क्षमता होगी। वयस्क होने पर भी यदि उसका वंश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है तो वह अपनी साधना को और बढ़ा सकता है। तीसरा, साधना तकनीकें। कुछ बुद्धिमान जंगली जानवर अपने प्रजनकों के साथ साधना करने और उनके साथ साथ सुधार करने में सक्षम होते हैं। कमरे में मौजूद अधिक जानकार लोगों में से एक ने दबी आवाज में उत्तर दिया। आमतौर पर किसी जंगली जानवर के लिए अपनी वंश परंपरा में सुधार करना असंभव होता है। हालांकि कभी कभी कुछ विशेष जड़ी बूटियां खाने या किसी असाधारण अनुभव से गुजरने पर किसी जंगली जानवर की वंश परंपरा अपनी सीमाओं को पार कर उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे इसकी वंश परंपरा विकसित होती है, इसकी साधना भी अपनी सीमाओं को पार कर उच्चतर स्तरों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार का विकास उत्परिवर्तन के समान है और अत्यंत दुर्लभ है। ये सोचना भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरे रंग के चील को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। वंश विकास के साथ साथ इसकी साधना में तेजी से वृद्धि हो रही है। क्या ये हरा भरा चील सचमुच अर्धजोंगशी स्तर तक पहुंच पाएगा? यदि वह हाफजोंगशी स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाता है तो इसका अर्थ होगा कि झांग जुवान ने सफलतापूर्वक एक हाफजोंगशी जंगली जानवर को वश में कर लिया है। यदि ऐसा होता है तो वह परीक्षा की शर्तों को पूरा कर लेगा और इस प्रकार पशु प्रशिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। स्पष्टीकरण सुनने के बाद सभी को बात समझ में आ गई। यह असंभव है। झांग जुवान की योग्यता को चुनौती देने के तुरंत बाद ऐसी स्थिति देखकर मुयू का चेहरा लाल हो गया। वह पागल होने की कगार पर थी। यह हरा भरा चील उसका पालतू जानवर था और उसने इसके पिछले जीवन की पूरी तरह से जांच कर ली थी।
ये वयस्क हो चुका था और इसने कोई भी ऐसी कीमती जड़ी बूटी नहीं खाई थी जिससे वंश विकास शुरू हो सके। ऐसे में ऐसी स्थिति का होना असंभव होना चाहिए था। लेकिन झांग जुबान द्वारा पीटे जाने के तुरंत बाद न केवल इसकी साधना शक्ति बढ़ी बल्कि इसकी वंश परंपरा भी विकसित हुई। आप मुझसे मजाक कर रहे होंगे। अगर मुझे पता होता कि इसमें वंशानुक्रम विकास होगा तो मैं तुम्हें इसे पालतू बनाने का मौका कभी नहीं देता। अर्धजोंक्षी स्तर का एक खूंखार जानवर एक बार वश में कर लेने पर इसके साथ साधना की जा सकती है। इसकी सहायता से उसके लिए अर्धजोंक्षी स्तर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी उसने इस अवसर को यूं ही गंवा दिया। उसे इतनी घुटन महसूस हो रही थी कि वह पागल होने की कगार पर थी। मोयू शियाओजी, क्या उस व्यक्ति की पिटाई ही वह कारण हो सकती है जिससे विरिडेसेंट ईगल की रक्तरेखा विकसित हुई और परिणामस्वरूप उसकी साधना में वृद्धि हुई? जू जिनहुआंग ने पूछा। यह असंभव है। मोयू के जवाब देने से पहले ही जो जुबान ने अपना सिर हिलाया। आमतौर पर वंश विकास केवल शक्तिशाली जंगली जानवरों द्वारा छोड़ी गई कीमती जड़ी बूटियों या रक्तसार का सेवन करके और अपने वंश को शुद्ध करके ही शुरू किया जा सकता है। केवल मार खाने से यह विकास कैसे प्राप्त कर सकता है? वंश विकास के लिए अत्यधिक भाग्य की आवश्यकता होती है। चाहे किसी खूंखार जानवर ने कोई कीमती जड़ी बूटी ग्रहण की हो या किसी शक्तिशाली खूंखार जानवर का रक्त, इसके लिए उस खूंखार जानवर के साथ पुनर्तः अनुकूल होना आवश्यक है। सफलता दर 10,000 में 1 से भी कम है। किसी की पिटाई से उसके वंश के विकसित होने की अवधारणा एक मजाक है। जो जुबान सही कह रहा है। चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों न हो, केवल उसे हराकर वह हरे रंग के चील के रक्त को शुद्ध नहीं कर सकता और न ही उसमें रक्त विकास की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि हरे रंग के चील ने यहाँ आने से पहले कुछ विशेष पदार्थ का सेवन किया था और यहाँ आकर उसका प्रभाव शुरू हो गया है। जो जुबान की बातों से सहमत होते हुए मोयू ने सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यह वही विस्मयकारी आत्मा का फूल है जो मैंने यहाँ आने से पहले इसे खिलाया था। मैंने सुना है कि यह हरे भरे चील के लिए एक टॉनिक है और मैंने चील को वश में करने के उद्देश्य से इसे खरीदने के लिए विशेष रूप से बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। विस्मयकारी आत्मा के फूल की कीमत याद करके उसका दिल दुख से भर गया। जैसे ही वह गुस्से से दांत पीस रही थी, उसने युनताओ को कुछ बुदबुदाते हुए पास आते देखा। जैसा कि एल्डर झांग जुबान से उम्मीद थी, जिस भी खूंखार जानवर को वह हराते हैं उसमें वंश विकास हो जाता है। गोल्ड लॉर्ड पैंथर और प्राचीन लाइटनिंग क्लाउड स्पैरो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा था कि यह महज एक संयोग है, लेकिन ये सोचकर आश्चर्य होता है कि इस हरे रंग के चील ने भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या कहा आपने? उसकी बातें सुनकर मोयू ने अपने मुंह से निकले शब्दों को निगल लिया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से युनताओ को घूर कर देखा। अरे कुछ खास नहीं। मैं तो एल्डर झांग जुबान से बहुत प्रभावित हूँ। आप सबने उनका गोल्ड लॉर्ड पैंथर भी देखा होगा। उसे पिक्स्यू क्षेत्र का खूंखार जानवर होना चाहिए था, लेकिन वह तोंगो जुबान क्षेत्र तक पहुंच चुका है। प्राचीन लाइटनिंग क्लाउड स्पैरो भी पहले पिक्स्यू क्षेत्र का प्राथमिक स्तर का खूंखार जानवर था, लेकिन इस समय वह मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया है। ये सब एल्डर झांग की मार की वजह से हुआ है। युनताओ ने गंभीरता से जवाब दिया। पिटाई खाने के बाद वह न केवल उस क्रूर जानवर को वश में करने में सक्षम है, बल्कि वह वंश विकास को भी गति दे सकता है। मोयू, जू जिनहुआंग, जो हुआन और अन्य लोग खुद को उन्माद की स्थिति में पाते थे। युनताओ की बातें इतनी अविश्वसनीय क्यों लगती हैं? मोयू के लिए यह बात विशेष रूप से सच थी। अभी कुछ ही समय पहले उसने कहा था कि उसके विस्मित आत्मा फूल के कारण ही हरे रंग के चील को सफलता मिली थी। युनताओ की बातें सुनकर उसके चेहरे पर झुनझुनी सी महसूस हुई। वह कौन है? एक असाधारण प्रतिभा की धनी। पूरे बीस्ट हॉल और त्यानवू साम्राज्य को भी ध्यान में रखते हुए वह सर्वोच्च स्थान पर थी। पशु प्रशिक्षण परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करके उसने सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब वह इस उपलब्धि पर अभी भी आनंदित ही थी कि तभी एक अन्य व्यक्ति ने उसके खूंखार जानवर को वश में कर लिया, उसे बुरी तरह पीटा और यहाँ तक कि उसे एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने में भी मदद की। क्या आपको यकीन है कि आपका यहाँ आने का मकसद मुझे अपमानित करना नहीं है? नहीं तो आप मेरी कही हर बात का खंडन क्यों करेंगे? बूम! सभी के सदमे और उन्माद के बीच हरे भरे चील की बढ़ती हुई आभा अंततः रुक गई। इस समय इसका शरीर पहले की तुलना में काफी बड़ा हो गया था, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तक पहुंच गई थी। साथ ही इससे पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इसके पंजों की हल्की सी खरोंच से ही नीले पत्थर की जमीन पर दरारें पड़ जाएंगी। आधा जोंक्षी, ये हरा भरा बाज वास्तव में आधा जोंक्षी स्तर तक पहुंच गया है। तो क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया? झांग जुबान मुस्कुराए। आप पास हो गए। तीनों पशु प्रशिक्षकों ने सिर हिलाया। अगर इसे पास नहीं माना जा सकता तो फिर किसे माना जा सकता है? इसके अलावा वे संदेह से भी भरे हुए थे। मोयू शायद ये स्पष्ट रूप से न बता पाए कि झांग जुबान ने क्या किया, लेकिन 2 स्टार पशु प्रशिक्षक होने के नाते वे ये बता सकते थे कि हरे रंग के चील का वंश विकास झांग जुबान की देन थी। किसी खूंखार जानवर के भीतर वंशानुक्रम विकास को प्रेरित करने के लिए। अगर वह किसी भी खूंखार जानवर के लिए ऐसा कर सकता है तो इससे निश्चित रूप से पशुशाला में हंगामा मच जाएगा। इस समय हॉल मास्टर फैंग खुद को और रोक नहीं पाए। मुट्ठी भींचते हुए उन्होंने कहा, पशु प्रशिक्षक झांग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह हरा भरा बाज अचानक वंशानुक्रम विकास से क्यों गुजर रहा है? झांग जुबान ने उसकी ओर देखा। जी हाँ, हॉल मास्टर फैंग ने जवाब दिया। उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुनकर बाकी लोगों ने तुरंत अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कर लिया। हरे भरे चील को हराने के बाद उसने न केवल आत्मसमर्पण किया, बल्कि उसमें वंश परिवर्तन भी हुआ। यदि उन्होंने स्वयं ये दृश्य न देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा संभव है। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि आखिर हुआ क्या। ये बहुत आसान है। मैंने प्राचीन बिजली बादल गौरैया के रक्तसार का इस्तेमाल चारा बनाकर उसे वश में किया। फिर मैंने उसे वही रक्तसार पिलाया जिससे रक्त विकास प्रक्रिया शुरू हो गई। झांग जुबान ने कहा। किसी क्रूर जानवर में असाधारण परिवर्तन लाना आसान काम नहीं था। अगर दूसरों को पता चल जाता कि झांग जुबान की जेनकी से वंश विकास हो सकता है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए उन्होंने इस मामले का श्रेय प्राचीन बिजली बादल गौरैया को दिया।
बहरहाल ऐसे उदाहरण मौजूद थे जिनमें खूंखार जानवर शक्तिशाली खूंखार जानवरों के रक्त का सेवन करके अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त करते थे। एक प्राचीन जानवर होने के नाते प्राचीन बिजली बादल गौरैया की रक्तरेखा शुद्ध थी। यद्यपि हरे रंग के चील का शरीर विशाल था, फिर भी उसे पक्षी ही माना जाता था। ऐसी संभावना थी कि प्राचीन गौरैया की रक्तरेखा चील के साथ मेल खा सकती थी। हालांकि अगर कोई और भी ऐसा ही करने की कोशिश करे तो अगर उनका पालतू जानवर मर जाए तो झांग जुबान को दोष नहीं दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्राचीन बादल बिजली गौरैया युनताओ का खूंखार जानवर था। अगर कुछ भी हो जाता तो झांग जुबान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। चूंकि उस व्यक्ति ने उससे एक प्राचीन जानवर मुफ्त में प्राप्त किया है, इसलिए उसे कम से कम उसका बलि का बकरा बनकर योगदान देना चाहिए। तो यही बात है। उनकी व्याख्या सुनकर हॉल मास्टर फैंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। यही एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण प्रतीत होता था। अन्यथा मार खाकर सफलता प्राप्त करना, ये किसी भी तरह से देखने पर बेतुका लगता था। ये प्राचीन बिजली बादल गौरैया है। स्पष्टीकरण सुनने के बाद मोयू को सच्चाई का एहसास हुआ, साथ ही उसे गहरा अफसोस भी हुआ। अगर उसे पता होता कि प्राचीन बिजली बादल गौरैया हरे रंग के चील में वंश विकास को गति दे सकती है, तो वह झांग जुबान और युनताओ के करीब जाने की कोशिश करती। यह उसके लिए उन्नत वशीकरण हासिल करने का अंतिम कारण हो सकता था। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके उग्र स्वभाव को दूसरे पक्ष ने पूरी तरह से वश में कर लिया था और वफादारी का स्तर आश्चर्यजनक रूप से 45 था। भले ही उसने उधार कहा था, लेकिन इस बात की संभावना कम ही थी कि वह इसे लौटाएगा। प्राचीन बिजली बादल गौरैया को पहचान पाने और इतने सारे साधनों का उपयोग कर पाने की क्षमता, क्या ये संभव है? कुछ याद आने पर मोयू एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर झांग जुबान की ओर चल पड़ी। धत्तेरी की। मोयू के चेहरे पर अनेकों भावों को बदलते हुए और उसे झांग जुबान की ओर बढ़ते हुए देखकर जो जुबान और जू जिनहुआंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। इस बार तो वे इस शख्स से पूरी तरह हार गए थे। जाहिर सी बात है, मोयू उस पर मोहित हो गई होगी। मैंने सुना है कि यह व्यक्ति तियानिक्सुआन साम्राज्य से आया है और इसके पास कोई मजबूत समर्थन नहीं है। अगर बात यहाँ तक आ गई तो जू जिनहुआंग ने झांग हुआन की हत्या करने के अपने इरादे का संकेत दिया। चूंकि युनताओ एक देश का राजकुमार था, इसलिए उन्होंने हद से ज्यादा दखल देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि झांग जुबान अलग था। बिना किसी समर्थन के एक महत्वहीन व्यक्ति होने के नाते उसके जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं था। वे भले ही दूसरे पक्ष का मुकाबला करने में सक्षम न हो, लेकिन अपने अपने राज्यों के राजकुमार होने के नाते उनके लिए उसे निपटने के लिए कुछ शक्तिशाली अधीनस्थों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। ठीक है, जो जुबान ने दांत पीसते हुए थूका। आज उस नौजवान ने उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया। अगर उन्होंने उससे बदला नहीं लिया तो उनका गुस्सा शांत होना मुश्किल होगा। बिना किसी समर्थन के दो राजकुमारों को नाराज करने की हिम्मत करना, वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वे झांग जुबान की हत्या कैसे कर सकते हैं। तभी मोयू झांग जुबान के ठीक सामने आ गई। चमकती आंखों से उसने अपना संदेह व्यक्त किया। प्राचीन बिजली बादल गौरैया का सार तत्व शायद इसके योगदान देने वाले कारकों में से एकमात्र है। इसके अभूतपूर्व विकास के पीछे कोई और महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक महान शिक्षक हैं, है ना? प्रमुख शिक्षक। मोयू की बातें सुनकर झांग जुबान को मारने की योजना पर चर्चा कर रहे जो जुबान और जू जिनहुआंग बुरी तरह कांप उठे। उस क्षण वे खुद को रोक नहीं पाए और रोने लगे। उन दोनों मूर्खों का इरादा सचमुच एक गुरु शिक्षक की हत्या करने का था। वे वाकई बहुत बेशर्म हैं। अरे यार, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा है? लेकिन उनका समर्थन तो मानो स्वर्ग से भी कहीं अधिक है। अध्याय 254। गंभीर रूप से बीमार क्रूर जानवर, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। मास्टर शिक्षकों को शिक्षक संघ और मास्टर शिक्षक मंडप द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मास्टर शिक्षक की हत्या करने पर भी अगर वे बच निकलें तो भी अगर वे सिर्फ उन्हें अपमानित भी कर दे तो उन पर दंड लगाया जा सकता है। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा को देखते हुए लगभग सभी शक्तियों और विशेषज्ञों के पास शिक्षक संघ और गुरु शिक्षक मंडप के प्रति सम्मान दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो कि निस्संदेह एक द्वितीय श्रेणी का राज्य है। यदि यही प्रतिबंध त्यानवु राज्य जैसे प्रथम श्रेणी के राज्य पर भी लागू किया जाता तो देश का पतन निश्चित था। कहने का तात्पर्य यह था कि यदि वे किसी महान शिक्षक की हत्या करने का प्रयास करते और पकड़े जाते तो न केवल उन्हें मार दिया जाता बल्कि उनका राज्य भी इसमें फंस जाता। इस तरह से महान शिक्षक बेहद प्रभावशाली होते हैं। विश्व के नंबर 1 पेशे का अपमान या अपवित्रता नहीं की जानी चाहिए। सम्राटों या संप्रदाय के नेताओं की परवाह किए बिना कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों न हो, गुरु शिक्षक मंडप के एक शब्द से ही उसका अस्तित्व मिट जाएगा। कहा जाता है कि एक प्रतिष्ठित राज्य के सम्राट ने एक बार एक सुंदर महिला गुरु शिक्षिका को चिढ़ाया, जिससे वह क्रोधित हो उठी। गुरु शिक्षिका मंडप की शक्ति का उपयोग किए बिना ही उन्होंने लगातार 7 दिनों तक एक ही स्थान पर व्याख्यान देकर असंख्य विशेषज्ञों को आकर्षित किया और एक ही आदेश से सम्राट को जीवित पकड़ लिया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। राज्य में एक बहुत शक्तिशाली बुजुर्ग व्यक्ति था और वह उन्हें रोक सकता था, फिर भी उसने ऐसा करने का साहस नहीं किया। जब किसी सम्राट की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई राज्य नष्ट हो जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये बताना कठिन था कि एक गुरु शिक्षक के कितने छात्र हो सकते हैं। महज एक संकेत से ही कोई आधा शिक्षक माना जा सकता था। इसलिए गुरु शिक्षकों को मधुमक्खी के छत्ते के समान समझा जाता था। यदि कोई व्यक्ति उन्हें परेशान करता तो भले ही वह इस प्रक्रिया से बच जाए, वह अपंग हो जाता। एक महान शिक्षक की हत्या करना, सच कहें तो यह मौत को दावत देने से कम नहीं था। जू जिनहुआंग और बाकी लोग डर से कांप उठे। उसने तुरंत अपने मन में उठ रहे विचारों को दबा दिया। गुरु मोयू से इस निष्कर्ष की उम्मीद न करते हुए झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी गुरु नहीं हूँ। यद्यपि उन्हें 3 गुरुओं द्वारा मान्यता प्राप्त थी, फिर भी उन्हें केवल एक असाधारण शिष्य ही माना जा सकता था। चूंकि उन्होंने अभी तक गुरु बनने की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, इसलिए उन्हें गुरु नहीं माना जा सकता था। तुम नहीं हो? मोयू हैरान रह गया। उसे लगा कि दूसरे पक्ष के पास इतने शक्तिशाली साधन होने का कारण यह था कि वह एक कुशल शिक्षक था। ये सोचना कि वह कुशल शिक्षक नहीं था
क्या वो एक कुशल शिक्षक नहीं है? बहुत खूब, जब तक वह एक कुशल शिक्षक नहीं बन जाता उसे हर हाल में मरना ही होगा। झांग जुबान के ये स्वीकार करने पर कि वह एक गुरु शिक्षक नहीं है, झो जुबान और जू जिनहुआंग, जो कुछ क्षण पहले घबराए हुए थे, ने राहत की सांस ली। उनकी हत्या करने की इच्छा एक बार फिर जागृत होने लगी। लेकिन अगले ही पल शेन बीरू की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि झांग लाओशी एक मास्टर शिक्षक नहीं है, वह बेइवू साम्राज्य के लियूशी, जूंगशी और हनवू साम्राज्य के जेंगशी से वरिष्ठ हैं। 3 गुरु शिक्षकों में से वरिष्ठ। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। इस बार वे सचमुच फूट फूट कर रोने लगे। द्वितीय श्रेणी के राज्यों के राजकुमार होने के नाते उन्होंने 3 गुरु शिक्षकों के नाम सुने थे। उन्हें द्वितीय श्रेणी के राज्यों में शीर्ष व्यक्तियों में से एक माना जाता था और निम्नतम स्तर के लोग भी उनके अस्तित्व से अवगत थे। और झांग जुबान उनके वरिष्ठ थे। भले ही वह एक कुशल शिक्षक न हो, लेकिन उनका कद पहले से ही एक कुशल शिक्षक से कहीं अधिक था। सौभाग्यवश उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, अन्यथा किसी भी तरह से मरने वाले वे दोनों ही होते। मैं बेइवू साम्राज्य के लियूशी को जानता हूं और मैं उनसे एक बार द्वितीय श्रेणी के गुरु शिक्षक जियांगशु के व्याख्यान में मिला था। यदि आप उनके वरिष्ठ हैं तो क्या ये संभव है? शेन बीरू की बातें सुनकर मोह्यू को तुरंत कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चूंकि वह एक गुरु शिक्षक से वरिष्ठ थे, इसका अर्थ था कि उनका गुरु एक ही था। किसी व्यक्ति को गुरु शिक्षक द्वारा स्वेच्छा से अपना गुरु स्वीकार करवाने के लिए उस व्यक्ति का कम से कम 2 स्टार गुरु शिक्षक होना आवश्यक था, या उससे भी ऊपर। झांग जुबान के लिए द्वितीय श्रेणी या उससे उच्च श्रेणी के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य होना आवश्यक है। उनका रुतबा त्यानवू साम्राज्य की राजकुमारी से भी कहीं ऊंचा था। इसके अलावा इतनी महान हस्ती के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना इस बात का प्रमाण था कि झांग जुबान में असाधारण क्षमता थी। ये संभव था कि भविष्य में उनकी उपलब्धियां उनकी उपलब्धियों से कहीं अधिक होंगी। आखिरकार भले ही वह 2 स्टार मास्टर टीचर जियांगशु की शिष्या थी, लेकिन वह उनकी प्रत्यक्ष शिष्या नहीं थी। इन बातों को समझते ही उसने अपने सामने खड़े युवक की ओर एक बार फिर देखा। इस बार उसकी निगाहों में प्रशंसा झलक रही थी। तो आप एक महान शिक्षक के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको पशुओं को वश में करने की इतनी गहरी समझ है। बात समझ में आने पर हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे झांग जुबान से पशु कुत्ते को वश में करने की विधि के बारे में पूछने ही वाले थे और उनसे सीखने ही वाले थे। हालांकि उनकी असली पहचान जानने पर उन्होंने तुरंत यह विचार त्याग दिया। यद्यपि पशुओं को वश में करना ऊपरी 9 मार्गों में एक व्यवसाय था, फिर भी यह उस उस्ताद शिक्षक के स्तर से बहुत दूर था जो शिखर पर विराजमान था। यह संभव था कि झांग जुबान की पशु कुत्ते को वश में करने की विधि उसी गुरु से आए हो। यदि दूसरे पक्ष को पता चल जाए कि उन्होंने उनके प्रत्यक्ष शिष्य से उनकी कला सीखने का प्रयास किया है, तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके बजाय झांग जुबान के साथ अच्छे संबंध बनाना कहीं अधिक बुद्धिमानी भरा कदम था। यह आपका एक स्टार 20 टैमा प्रतीक चिन्ह है। झांग जुबान की पहचान का पता चलते ही तीनों गुरुओं का रवैया तुरंत सुधर गया। उन्होंने तुरंत पशु प्रशिक्षक के रूप में पहचान का प्रतीक चिन्ह ढूंढा और उसे झांग जुबान को भेंट कर दिया। प्रतीक चिन्ह को पकड़ते ही झांग जुबान ने लापरवाही से उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर पूछा, मैं रेड लोड्स रिज जाना चाहता हूं और मुझे एक हवाई खूंखार जानवर की जरूरत है। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि वह पशु प्रशिक्षण में निपुण हो चुका था और पशु प्रशिक्षण पर कई पुस्तकें पढ़ चुका था, फिर भी उसने कभी किसी हिंसक जानवर की सवारी नहीं की थी और किताबों में दिए गए सिद्धांत और व्यवहारिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती थीं। इसलिए वह कुछ पेशेवर सलाह प्राप्त करना चाहता था। रेड लोड्स रिज, हॉलमास्टर फैंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हिसाब लगाया। त्यानवू साम्राज्य यहाँ से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है। अगर तुम अपने अभी अभी पालतू बनाए गए हरे भरे चील पर सवार होकर जाओगे तो लगभग आधा महीना लग जाएगा। आधा महीना? झांग जुबान अचंभित रह गई। उसने सोचा था कि चूंकि हरा भरा चील आधा जोंगशी पहुंच चुका है, इसलिए यात्रा में केवल कुछ ही दिन लगने चाहिए। उसे यह ख्याल कभी नहीं आया था कि उसे अभी भी आधा महीना लग सकता है। जी हाँ, इस हरे भरे चील ने अभी अभी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इसकी साधना अभी स्थिर नहीं हुई है। यह ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 4,000 से 5,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसे बार बार आराम करना पड़ता है, इसलिए ये रात भर नहीं उड़ सकता। इसलिए आधा महीना ही इसकी सबसे तेज़ यात्रा है, हॉलमास्टर फैंग ने कहा। झांग जुबान ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि विरिडेसेंट ईगल कितनी तेजी से उड़ सकता है, लेकिन चूंकि यह अभी अभी हाफ जोंगशी स्तर पर पहुंचा था, इसलिए यह संभव नहीं था कि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा उसे अपनी साधना को स्थिर करना होगा और अपनी नई शक्ति के अनुकूल ढलना होगा। इसलिए आधा महीना लगने का अनुमान उचित था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद झांग जुबान को हान कियोंग की पहले कही हुई बात याद आई और उसने पूछा, मैंने सुना है कि बीस्ट हॉल में बिजली के घोड़े हैं जो तीव्र गति से यात्रा करते हैं और कुछ ही दिनों में हजारों किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। क्या ये सच है? बीस्ट हॉल में लाइटनिंग माउंट्स हैं जो जोंगशी क्षेत्र के खूंखार जानवर हैं। इन्हें बिजली उपनाम दिया गया है क्योंकि ये मनुष्यों को बहुत तेजी से ले जा सकते हैं। हालांकि हॉलमास्टर फैंग बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। बीस्ट हॉल में ऐसे केवल 2 ही बीस्ट माउंट्स हैं। इनमें से एक क्यानिक्स्यू साम्राज्य के रास्ते में है, जबकि दूसरा। इस पर उसने अपना सिर हिलाया। उसके बगल में खड़े अन्य 2 पशु प्रशिक्षक भी इस मामले पर चर्चा करते हुए निराश प्रतीत हुए। क्या हुआ? उनके अजीब भाव देखकर झांग जुबान हैरान रह गया। दूसरा लाइटनिंग माउंट बहुत बीमार हो गया है। आज तो वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उड़ने की तो बात ही छोड़िए। आज सुबह ही मैं बीस्ट टैमा लू और बीस्ट टैमा वांग उसकी जांच कर रहे थे ताकि उसके इलाज के संभावित उपाय खोज सकें। इसी वजह से हम जांच के लिए नहीं जा पाए और बीस्ट टैमा हॉन ने हमारी जगह ली, हॉलमास्टर फैंग ने कहा। गंभीर रूप से बीमार? इस बिंदु पर झांग जुबान को अचानक बीस्ट टैमा हॉन की कही बात याद आई कि हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग किसी काम में व्यस्त थे और इसलिए वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। कुछ समय पहले वह सोच रहा था कि पशु प्रशिक्षक की परीक्षा से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। पता चला कि यही वह मामला था जिस पर वे ध्यान दे रहे थे। जोंगशी क्षेत्र का वह खूंखार जानवर इस पशुशाला का तुरुप का पत्ता माना जा सकता है।
चूंकि वह इतना बीमार था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनकी घबराहट कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये कौन सी बीमारी है? झांक जुबान ने पूछा। उस खूंखार जानवर की हालत से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। झांक जुबान को बस इस बात की चिंता थी कि अगर वह उस बिजली के वाहन पर उड़कर जाए तो कितना समय बचा सकता है। उसका सवाल सुनकर हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह ठीक इसी वजह से है कि हम यह नहीं बता सकते कि क्या गलत है, इसीलिए हम इस मामले में बेबस हैं। हम तीनों ने जानवरों को वश में करने के सभी प्रकार के निदान तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन हम अभी भी ये पता लगाने में असमर्थ हैं कि क्या गड़बड़ है। जानवर को वश में करने वाले लू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि वे ये भी नहीं बता पा रहे थे कि यह कौन सी बीमारी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसका इलाज भी नहीं कर पा रहे थे। क्या कोई समाधान है? मोयू ने पूछे बिना नहीं रह सकी। एक पशु प्रशिक्षक होने के नाते उस खूंखार जानवर की दुर्दशा के बारे में सुनने के बाद वह उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी। हमने ग्रैंडमास्टर किंग यान को आमंत्रित करने के लिए बेईवू साम्राज्य में पहले ही किसी को भेज दिया है। शायद वे बीमारी की जड़ का पता लगा सकें, पशु प्रशिक्षक वांग ने कहा। ग्रैंडमास्टर किंग यांग, क्या बीस टैमा वांग बेईवू साम्राज्य के इकलौते 2 स्टार चिकित्सक के बारे में बात कर रहे हैं? शेन बी रू ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। बिल्कुल सही, हम पशु प्रशिक्षकों के पास भले ही जंगली जानवरों की बीमारियों का निदान और उपचार करने के तरीके हों, फिर भी हम असली चिकित्सकों से बहुत दूर हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित करने के लिए किसी को भेज दिया है, इसलिए वे जल्द ही आ रहे होंगे। पशु प्रशिक्षक वांग मुस्कुराए। हालांकि पशु प्रशिक्षकों के पास जंगली जानवरों की बीमारियों के इलाज के अपने तरीके होते हैं, लेकिन उनके उपचार मुख्य रूप से सामान्य लक्षणों तक ही सीमित थे। वे जटिल बीमारियों के इलाज में असमर्थ थे, जैसे कि इस समय लाइटनिंग माउंट को हुई बीमारी। उनके पास एकमात्र विकल्प एक कुशल चिकित्सक की सहायता लेना था। बेईवू साम्राज्य बीस्ट हॉल से ज्यादा दूर नहीं था और एक हवाई खूंखार जानवर पर सवार होकर गोल चक्कर लगाने में 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। चूंकि वे ग्रैंडमास्टर किंग यान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पशु प्रशिक्षक की परीक्षा देखने का फैसला किया और संयोगवश झांक जुबान और पशु प्रशिक्षक हॉन के बीच संघर्ष के साक्षी बने। पशु प्रशिक्षक वान को किंग यांग नामक उस वैद्य पर पूरा भरोसा था और झांक जुबान की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जैसे ही इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, हम इसे आपको लालकमल पर्वतमाला की यात्रा के लिए दे सकते हैं। लेकिन जोंगशी स्तर के पशु वाहन की सवारी का शुल्क काफी अधिक है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। इसकी कीमत कितनी होती है? झांक जुबान ने पूछा। बीस्ट हॉल की कीमत के अनुसार जोंगशी क्षेत्र के एक खूंखार जानवर पर सवार होकर सुदूर तियानवू साम्राज्य की यात्रा के लिए कम से कम 20 बिडस्टोन की आवश्यकता होगी। चूंकि 20 टैमर झांग हमारे सदस्यों में से एक हैं, इसलिए हम आपको 20% की छूट दे सकते हैं। इस प्रकार आपको केवल 16 बिडस्टोन की आवश्यकता होगी। राज्यों में प्रचलित सामान्य मुद्रा के संदर्भ में ये लगभग 8 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर है। 8 मिलियन सोने के सिक्के! झांक जुबान सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उस रकम को कमाने के लिए उसे अपना वेश बदलना पड़ा और दिन रात मेहनत करनी पड़ी। फिर भी एक ही यात्रा करने में इतना पैसा खर्च हो जाता था। ये तो दिनदहाड़े लूट से कम नहीं था। इसका कोई और उपाय नहीं है। जोंगशी क्षेत्र के खूंखार जानवर को चलाने के लिए 2 स्टार पशु प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप अकेले ही उस पर सवार होंगे। ये पहले से ही सबसे कम कीमत है जो हम आपको दे सकते हैं। पशु प्रशिक्षक वांग ने कड़वी मुस्कान दी। जोंगशी क्षेत्र के लाइटनिंग माउंट को वश में कर लिया गया था, फिर भी पर्याप्त विशेषज्ञता के बिना इसे चलाना असंभव था। इसलिए एक 2 स्टार पशु प्रशिक्षक को साथ ले जाना आवश्यक था। जिन पशु प्रशिक्षकों ने 2 स्टार का दर्जा हासिल कर लिया है, वे कम से कम जोंगशी स्तर के थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही यात्रा के लिए जोंगशी स्तर के विशेषज्ञ और जोंगशी स्तर के खूंखार जानवर को जुटाना पड़ता है। ऐसे में कीमत कम कैसे हो सकती है? ये जानना जरूरी है कि जोंगशी क्षेत्र का विशेषज्ञ दूसरे स्तर के राज्य में एक स्थिर स्तंभ के रूप में माना जा सकता है। इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को जुटाने के लिए 8 मिलियन सोने के सिक्के मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर भी झांक जुबान को यह कीमत स्वीकार करना कठिन लगा। क्या आपने यह नहीं कहा था कि पशु प्रशिक्षक मुफ्त में पशु सवारी कर सकते हैं? अपनी निराशा को दबाते हुए झांक जुबान ने पूछा। उसने पशु प्रशिक्षण परीक्षा इसलिए दी थी क्योंकि युनताओं ने कहा था कि उसे मुफ्त में सवारी करने का मौका मिलेगा, लेकिन पता चला कि उसे 8 मिलियन का भुगतान करना होगा। ये सोचकर ही वह निराश हो गया। एक प्रथम श्रेणी का पशु प्रशिक्षक केवल जोंगशी स्तर से नीचे के खूंखार वायुचालित पशुओं की सवारी निःशुल्क कर सकता है। यदि वह जोंगशी स्तर के खूंखार पशुओं की सवारी निःशुल्क करना चाहता है तो उसे द्वितीय श्रेणी का पशु प्रशिक्षक होना होगा। झांक जुबान को इस विषय की जानकारी न होने पर हॉल मास्टर फैंग ने समझाया। क्या 2 स्टार वाला पशु प्रशिक्षक लाइटनिंग माउंट पर मुफ्त में सवारी कर सकता है? कुछ पल हिचकिचाने के बाद झांक जुबान ने पूछा, अगर ऐसा है तो 2 स्टार 20 टैमा परीक्षा के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? मैं परीक्षा देने की कोशिश करूंगा। अध्याय 255 ग्रैंडमास्टर किंग यांग स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। क्या आप परीक्षा को चुनौती देने का प्रयास करेंगे? हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोगों के होठों के कोने फड़क उठे। बीस्ट हॉल में परीक्षा देने वाले अनगिनत परीक्षार्थियों में से यह अब तक का सबसे विचित्र कारण था जो उन्होंने कभी सुना था। अधिकांश लोग पशु शिकार की परीक्षा इसलिए देते थे क्योंकि उनकी क्षमता और ताकत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती थी और उन्हें मान्यता मिलने की उम्मीद होती थी। लेकिन यह व्यक्ति तो सिर्फ इसलिए परीक्षा दे रहा था ताकि उसकी सवारी मुफ्त हो जाए। आप तो उस्ताद शिक्षकों से भी वरिष्ठ हैं। इतनी अद्भुत क्षमता के साथ अगर आप थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो आप आसानी से लाखों सोने के सिक्के कमा सकते हैं। सिर्फ पैसों के लिए ऐसा करना, आपका स्वाभिमान कहाँ है? आपकी गरिमा कहाँ है? आपकी प्रतिष्ठा का क्या? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जिस परीक्षा में बैठना चाहता था वह 2 स्टार पशु प्रशिक्षक की परीक्षा थी। शिवानलुओ पर्वत श्रृंखला पशु हॉल की स्थापना के बाद से 1000 वर्षों में 10 से अधिक 2 स्टार पशु प्रशिक्षक नहीं हुए थे। परीक्षा को चुनौती देने की कोशिश करो। तुम इसे ऐसे बता रहे हो जैसे ये खाना पीना जितना आसान है और इसमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। क्या आपको परीक्षा की कठिनाई का स्तर पता है? क्या आपको पता है कि 20 टैमा हॉर्न जैसे विशेषज्ञ भी इसे 7 बार करने में असफल हो चुके हैं?
इस मामले को इतनी लापरवाही से लेना, क्या आप इस पेशे को कुछ ज़्यादा ही कम नहीं आंक रहे हैं? मोयू की छाती तेजी से फूल रही थी और सिकुड़ रही थी। वह गुस्से से फट पड़ने ही वाली थी। त्यानवु साम्राज्य की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक होने के बावजूद उसे प्रथम श्रेणी की पशु प्रशिक्षक का दर्जा प्राप्त करने में 1 वर्ष लग गया। उसे लगा था कि वह यहाँ सभी की प्रशंसा जीत लेगी, लेकिन उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से हुई। हरे रंग के चील को वश में करने के लिए उसे अनगिनत संसाधनों, मनाने और मिन्नतों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मात्र उसे पीटने से ही हरा रंग का चील पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर गया। उसने अभी अभी प्रथम श्रेणी की पशु प्रशिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था और तुरंत द्वितीय श्रेणी की पशु प्रशिक्षक परीक्षा देना चाहता था। अगर झांग जुबान ने अच्छी तैयारी कर ली होती और दूसरों को आश्चर्यचकित करने के लिए एक साथ दोनों परीक्षाएं देने की इच्छा रखता तो बात कुछ और होती, लेकिन जाहिर है पहले से उसके ऐसे इरादे नहीं थे। बिजली के घोड़े पर मुफ्त सवारी करने का मौका मिलने की बात सुनने के बाद ही उसके मन में ये विचार आए। दूसरे लोग 2 स्टार बीस टैमर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन आप इसे बहुत आसान समझते हैं। आपको दूसरों का मनोबल इस तरह गिराने की जरूरत नहीं है ना? 2 सितारा पशु प्रशिक्षक परीक्षा के लिए आवश्यक है। अपने सीने में उठ रही घुटन को दबाते हुए हॉलमास्टर फैंग अभी समझाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उत्तेजित भाव से अंदर आ गए। हॉलमास्टर, ग्रैंड मास्टर किंग यांग यहाँ हैं। वह यहाँ है। तीनों पशु प्रशिक्षकों की आंखें तुरंत चमक उठीं। वे जल्दी से उठे और बिना कुछ कहे बाहर चले गए। कुछ कदम चलने के बाद हॉलमास्टर फैंग अचानक रुक गए। उन्होंने मुड़कर कहा, चूंकि आप सभी आधिकारिक पशु प्रशिक्षक हैं, इसलिए आप कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिए भी योग्य हैं। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप देखें कि एक महान चिकित्सक जोंगशी स्तर के जंगली जानवर का इलाज कैसे करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हाँ, मोयू, झू जिनहुआंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। बुजुर्ग जी, चलिए हम भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक खूंखार जानवर के साथ होने वाले व्यवहार को देखने का यह एक दुर्लभ अवसर है और शायद हम इससे कुछ सीख भी सकें। अन्य लोगों को दूर जाते देख युनताओ झांग जुबान के पास चली गई। ठीक है, झांग जुबान ने सिर हिलाया। वह हमेशा से लाइटनिंग माउंट पर सवारी करना चाहता था। एक बार उस घोड़े का इलाज हो जाए तो वह रेड लॉर्ड्स रिज की अपनी यात्रा के लिए काफी समय और मेहनत बचा सकेगा। भीड़ के पीछे पीछे चलते हुए वह जल्द ही एक विशाल प्रांगण में पहुंच गया। यह विशाल और विस्तृत था और इसकी बुनियादी संरचना एक सामान्य आवास की तुलना में कई गुना बड़ी थी। ऐसा लगता था मानो कोई दिग्गजों के देश में आ गया हो। आंगन में रखे पत्थर के सभी चबूतरे 7 से 8 मीटर चौड़े थे। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे लग सकता है कि यह कोई मंच है। आंगन के किनारे बना पत्थर का फर्श भी बेहद चौड़ा था, लगभग कई दर्जन मीटर लंबा। आंगन के बीचों बीच एक तालाब था और पूरा स्थान किसी भव्य महल जैसा प्रतीत होता था। यह निवास विशेष रूप से स्टीलफैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक रहते हैं जो इसकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। झांग जुबान के हैरान चेहरे को देखकर युनताओ ने उसे टेलीपैथिक रूप से समझाया, स्टीलफैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट एक दुष्ट जोंगशी क्षेत्र का खूंखार जानवर है। एक ऐसा निवास स्थान जो विशेष रूप से एक क्रूर जानवर के लिए बनाया गया हो। झांग जुबान हक्का बक्का रह गया। क्या इतना खर्चीला होना जरूरी है? क्षेत्रफल या भव्य अवसंरचना चाहे जो भी हो, ये त्यानिक्सुआन राजमहल के समकक्ष था। इसलिए झांग जुबान को लगा कि इस निवास में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता होगा। फिर भी ये सोचकर आश्चर्य होता है कि इसे विशेष रूप से एक क्रूर जानवर के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इसकी दिन प्रतिदिन की देखभाल के लिए 7 प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया था। इसे प्राप्त विशेषाधिकार एक साधारण विशेषज्ञ से कहीं अधिक प्रतीत होते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि त्यानवु साम्राज्य की एक यात्रा पर 8 मिलियन सोने के सिक्के खर्च होते थे। ऐसे शुल्कों के बिना इसे अपने यहाँ ठहराने का खर्च वहन करना असंभव था। ग्रैंड मास्टर किंग यांग, हम आप पर निर्भर रहेंगे। झांग जुबान इस बात पर विलाप कर रही थी कि एक जंगली जानवर की रहने की स्थिति एक इंसान की तुलना में भी बदतर है। तभी हॉलमास्टर फैंग की उत्तेजित आवाज सुनाई दी। झांग जुबान ने एक नज़र घुमाई और देखा कि हरे रंग के वस्त्र पहने एक लंबा चौड़ा बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है। अपने हाथों को पीठ पर रखे हुए वह एक ऐसी रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था मानो जिंदियों को दूर भगा रहा हो। उसकी शक्ल सूरत से लग रहा था कि वह लगभग 50 वर्ष का है और उसके चेहरे पर कोई भाव न होने के कारण यह समझना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह महान ग्रैंड मास्टर चिकित्सक किंग यांग हैं। आमतौर पर किसी भी पेशे में 1 स्टार वाले व्यक्ति को मास्टर कहा जाता है, जबकि 2 स्टार वाले व्यक्ति को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ग्रैंड मास्टर किंग यांग एक 2 स्टार चिकित्सक होने के नाते स्पष्ट रूप से मास्टर युवानेयु से कहीं अधिक सक्षम थे। ठीक है, वो भयानक आकाश राक्षस कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। हॉलमास्टर फैंग की बातों पर सहमति जताते हुए ग्रैंड मास्टर किंग यांग सीधे मुख्य मुद्दे पर जुट गए। हाँ, इधर। हॉलमास्टर फैंग ने आगे आगे नेतृत्व किया। कुछ ही देर में वे पिछवाड़े पहुंच गए। वहां एक विशालकाय खूंखार जानवर एक बड़े पत्थर के चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और यह कहना मुश्किल था कि वह जीवित है या नहीं। ये खूंखार जानवर दिखने में हरे भरे चील जैसा था, लेकिन आकार में उससे कहीं बड़ा था। लगभग 12 मीटर चौड़े शरीर के साथ दूर से देखने पर यह एक छोटे पहाड़ जैसा लगता था। अचेत एक ही नज़र में झांग हुआन समझ गया कि वह विशालकाय व्यक्ति कोमा में है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग ग्रैंड मास्टर किंग यांग के आने की खबर सुनकर इतने घबराए हुए और भाग दौड़ भरे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि गरजते आकाश के राक्षस की हालत वाकई गंभीर थी। ग्रैंड मास्टर किंग यांग 3 दिन पहले बीमार पड़ गए। शुरू में तो उन्होंने सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया था और हालत गंभीर नहीं लग रही थी, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सुबह अचानक वे बेहोश हो गए। हमने उन्हें जगाने के कई तरीके आजमाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हॉलमास्टर फैंग ने समझाया और सिर हिलाते हुए ग्रैंड मास्टर किंग यांग आगे बढ़े। उन्होंने गरजते हुए आकाश के राक्षस के चारों ओर चक्कर लगाया और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनका रंग गहरा होता गया। मुझे इसके हालिया आहार के बारे में बताओ।
हॉलमास्टर फैंग ने इशारा किया और एक प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक जो हाउलिंग फर्ममेंट बीस्ट की सेवा करने का प्रभारी था चलकर आया और सम्मानपूर्वक झुक गया। 10 दिन पहले हॉलिंग फर्ममेंट बीस्ट की भूख कम होने लगी और वह थोड़ा बेचैन सा लगने लगा। चूंकि यह शरद ऋतु का शुष्क मौसम है और शरीर में गर्मी जमा होना आम बात है, इसलिए हमने उसे शांत करने वाला स्पिरिट रिजुवेनेशन वाटर पिलाया और उसके लक्षणों में कुछ हद तक सुधार हुआ। हालांकि इसकी स्थिति में कुछ गड़बड़ थी। ये रात में घर के अंदर इधर उधर उछल कूद करता था और समय समय पर आसमान की ओर देखकर चीखता था। खासकर पिछले कुछ दिनों में जब पूर्णिमा होती थी तो ये पूरी रात जागता रहता था, इधर उधर भागता रहता था, मानो अपनी अथाह ऊर्जा को निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन जब ये जागता है तो इसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है और कोई भी चीज़ इसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। आज तो ये बेहोश भी हो गया। दिनों दिन इसके भोजन की मात्रा लगातार घटती जा रही है और पके हुए पशु मांस और दलिया के अलावा ये कुछ भी नहीं खाता। ओह, हॉलमास्टर फैंग की सलाह मानकर इसे कल 2 ऊष्माक्षीणन गोली खिलाई गई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके विपरीत इसकी हालत और बिगड़ गई लगती है। प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक ने बहुत जल्दी ही गरजते हुए आकाश के जानवर की मूल स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए कहा, अब आप जा सकते हैं। हाँ, कुछ और कहने की हिम्मत न कर पाने के कारण प्रशिक्षु मुड़ा और चला गया। कैसा है? हॉलमास्टर फैंग ने पूछा। एक पल इंतजार करें। ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। इसके बजाय वे स्टील फैंग हाउलिंग फर्ममेंट बीस्ट के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। इसी दौरान उन्होंने उसके शरीर से एक लट खींची और उसकी पलकें ऊपर उठाईं। उनके माथे पर गहरी शिकन थी और ऐसा लग रहा था मानो वे उसकी स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हों। ... क्या चिकित्सक जंगली जानवरों का भी इलाज कर सकते हैं? ग्रैंडमास्टर किंग यांग को गहरी सोच में डूबा देखकर झांग जुबान ने पूछा। ग्रैंडमास्टर किंग यांग बेइवू साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ ग्रैंडमास्टर चिकित्सक हैं। कहा जाता है कि वे पहले ही 2 स्टार शिखर पर पहुंच चुके हैं और 3 स्टार तक पहुंचने से बस एक कदम दूर हैं। बीस्ट हॉल में मौजूद कई बीमारियों का इलाज उन्होंने ही किया है। युनताओ ने दबी हुई आवाज में कहा। मनुष्य हो या पशु, बीमारियों के मूल सिद्धांत एक ही हैं। चूंकि वह मनुष्यों का इलाज कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पशुओं का भी इलाज कर सकता है। अन्यथा युद्ध क्षमता की कमी के बावजूद चिकित्सक ऊपरी 9 मार्गों में शीर्ष स्थान पर कैसे आ सकते हैं? उनकी बातचीत सुनकर मुयू ने बीच में दखल दिया। निस्संदेह उच्च 9 मार्गों में गुरु का पेशा सर्वोपरि था। दूसरी ओर अन्य पेशों की रैंकिंग स्पष्ट नहीं थी और कोई मानकीकृत क्रम नहीं था। फिर भी औषध विक्रेता, चिकित्सक, प्रशिक्षण गुरु और पशु प्रशिक्षक को सर्वमान्य रूप से शीर्ष स्थान पर माना जाता था और इन पेशों के अभ्यासकर्ताओं का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। प्रशिक्षण विशेषज्ञ और पशु प्रशिक्षक की तुलना में चिकित्सक के पेशे में लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती थी। फिर भी इसे उनके समकक्ष स्थान दिया गया क्योंकि इसकी क्षमता केवल मनुष्यों के उपचार तक ही सीमित नहीं थी। क्या आपको पशुओं को वश में करने का ज्ञान नहीं है? मुझे लगा था कि आपको हर चीज़ का ज्ञान है। क्या आपको चिकित्सा के बारे में कुछ भी नहीं पता? झांग जुबान के भ्रमित चेहरे को देखकर मुयू ने घमंड से अपना सिर ऊपर उठाया। क्या आप वाकई अद्भुत नहीं हैं? सिर्फ पीट पीट कर एक खूंखार जानवर को वश में कर लेते हैं। फिर भी चिकित्सा के बारे में कुछ भी न जानते हुए आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। अब शर्मिंदा हो रहे हो, है ना? अरे, दूसरे पक्ष की बात सुनकर झांग जुबान ने अजीब सी मुस्कान दी। त्यानिक्सुआन साम्राज्य में चिकित्सा पद्धति पर उपलब्ध पुस्तकें बहुत कम थीं और वह केवल मास्टर युवानियू नामक चिकित्सक को ही जानता था। इसके अलावा उसने उनसे केवल चित्रकला के विषय पर ही बातचीत की थी। इसलिए झांग जुबान को चिकित्सक के पेशे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये पहली बार था जब उसने सुना कि एक चिकित्सक जंगली जानवरों का भी इलाज कर सकता है। मोयू शियाओजी न केवल प्रथम श्रेणी की पशु प्रशिक्षक, प्रथम श्रेणी की औषध विक्रेता और गुरु शिक्षिका की शिष्या हैं, बल्कि वे एक चिकित्सक की शिष्या भी हैं। युनताओ ने दबी आवाज में झांग जुबान से फुसफुसाते हुए कहा। मोयू के प्रति उनकी प्रशंसा उनकी आंखों में स्पष्ट झलक रही थी। अप्रेंटिस चिकित्सक। झांग जुबान चौंक गया। हालांकि मोयू काफी घमंडी थी, लेकिन उसके पास अपनी इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त उपलब्धियां थीं। कम उम्र होने के बावजूद वह कई कामों में निपुण थी। झांग जुबान जितने भी लोगों से मिली थी उनमें से वह शायद सबसे प्रतिभाशाली थी। चिकित्सक और औषध विक्रेता के बीच कुछ समानताएं हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दिया। मेरे लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद मैं चिकित्सक की परीक्षा देने के लिए त्यानवू साम्राज्य लौटूंगा। मोयू हल्के से हंसा। जो काम दूसरों की नज़रों में बेहद गहन प्रतीत होता था, मोयू के लिए वह घर गृहस्थी चलाने जितना ही सरल था। वह हमेशा से ही अपनी प्रतिभा के कारण दूसरों से कहीं आगे रही थी, लेकिन यहाँ झांग जुबान की वजह से उसे बार बार अपमानित होना पड़ा था। इसलिए जब उसने देखा कि सामने वाले को डॉक्टरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसने इस बात का फायदा उठाकर अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि सिर्फ ऐसा कहकर वह उसकी प्रशंसा जीत सकती है, लेकिन जब उसने मुड़कर उसे देखा तो वह पहले ही उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। धत्तेरी की, पैर पटकते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ... क्या आप कुछ निदान कर पाए? ग्रैंडमास्टर किंग यान के माथे पर गहरी शिकन देखकर हॉलमास्टर फैंग ने एक बार फिर पूछा। हाँ, अब मुझे इसकी हालत का कुछ अंदाजा हो गया है। मैं ये पता लगा सकता हूँ कि यह किस बीमारी से पीड़ित है। ग्रैंडमास्टर किंग यान ने सिर हिलाया। अपनी बात पूरी करते करते अचानक उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे गरजते हुए बोले, तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर सबने उधर देखा। अनजाने में ही एक युवक पहले से ही गरजते आकाश के दानव के सामने खड़ा था। उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आंतरिक ऊष्मा पारंपरिक चीनी चिकित्सा की एक अवधारणा है। यह आमतौर पर शरीर की बेचैनी और विभिन्न लक्षणों से जुड़ी होती है।